हेलो एवरीवन, कॉमर्स अध्ययन के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कॉस्ट अकाउंटिंग में जो आपका थर्ड चैप्टर है मटेरियल कॉस्ट अकाउंटिंग, जिसमें हम मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल को डिटेल में पढ़ते हैं इंक्लूडिंग मटेरियल परचेज एंड इशू प्राइजेस। ठीक है कि किस तरह से मटेरियल परचेज किया जाएगा और उनके प्राइस को इशू करते टाइम ध्यान रखना है और मटेरियल कॉस्ट को कंट्रोल करना है। ओके तो यहाँ पे हम बात करें मटेरियल, दैट मीन्स कि वो किसी भी टाइप का मटेरियल हो सकता है। वो मटेरियल टाइप सप्लाई हो, वर्क इन प्रोसेस में वो मटेरियल हो, या फिर फिनिश्ड गुड्स बनकर रेडी हो गया हो, तब भी उस पर कंट्रोल करना इम्पॉर्टेंट होता है। इस वीडियो में हम इन सभी को डिटेल में देखेंगे, साथ ही साथ देखेंगे परचेज ऑफ मटेरियल और परचेज कितने टाइप्स के होते हैं, लाइक सेंट्रलाइज परचेज क्या होता है, डिसेंट्रलाइज परचेज क्या होता है, एंड उनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को भी इसी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो साथ इन तक बने रहेगा ताकि हर एक पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। सो अगर हम इसकी मीनिंग की बात करें, सो एडवोकेट एंड प्रॉपर कंट्रोल ऑफ मटेरियल्स एंड सप्लाईज, वर्क इन प्रोसेस एंड फिनिश्ड गुड्स, इन्वेंट्री फ्रॉम द प्रोडक्शन इज प्लान्ड अंटिल गुड्स आर सोल्ड एंड shipped is an important feature of a cost accounting system। सो आपने देख लिया यहाँ पे किस किस टाइप के मटेरियल को इंक्लूड किया जाएगा, चाहे वो कोई भी टाइप का मटेरियल हो, सप्लाईज के लिए रखा गया हो, वर्क इन प्रोसेस में मटेरियल यूज़ हो रहा हो, फिनिश गुड्स बनकर रेडी हो गया हो। ठीक है, प्रोडक्शन में जो भी आपकी इन्वेंट्रीज है वहाँ पे प्रोडक्ट या जो मटेरियल है यूज़ हो रहे हैं या शिपमेंट में हैं, तो उन सभी का यहाँ पर कंट्रोल करना कब से कब तक, मीन्स एक प्रोडक्शन टाइम से लेकर के, मीन्स जब आप प्रोडक्शन करना स्टार्ट करते हैं तो जाहिर सी बात है आप उसी टाइम पे मटेरियल को परचेज़ कर लाते हैं ताकि आप उससे क्या कर सकें, एक फिनिश्ड गुड्स बना सकें और अपने जो भी आपके होते नहीं जो इंड प्रोडक्ट है होता है उसको रेडी कर पाएँ, फिनिश गुड्स को रेडी कर पाएँ और फिर आप अपने कंज्यूमर्स तक पहुँचा सकें। तो जब तक वो फिनिश गुड्स नहीं बन जाता तब तक उस मटेरियल की कॉस्ट को कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, मीन जब तक वो कहाँ ना पहुँच जाए, जो भी आपके कस्टमर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, जो यूज़र्स हैं उस प्रोडक्ट को यूज़ करने के लिए, तो उसमें जो भी मटेरियल यूज़ होता है उसको बनाने में, उस प्रोडक्ट को, उसकी कॉस्ट को यहाँ पर कंट्रोल करने की बात की जा रही है। ठीक है बच्चा, और आप सभी को पता है जितनी भी इंडस्ट्रीज़ होती हैं जो प्रोडक्शन का काम कर रही होती हैं, वो मटेरियल जो भी यूज़ करती हैं उसमें जो भी उस प्रोडक्ट को बनाने में जो टोटल कॉस्ट आती है ना, उस टोटल कॉस्ट में ज़्यादातर जो कॉस्ट होती है वो मटेरियल्स की कॉस्ट ही होती है और उसी मटेरियल की कॉस्ट को कंट्रोल करना एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पर रोल बन जाता है, ताकि जो भी ऑब्जेक्टिव्स उस इंडस्ट्रीज़ के या फिर जो प्रोडक्शन हाउस हैं उनके जो भी चीज़ें हैं उसको आसानी से अचीव किया जा सके, जो उनके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। More than 50% of the total cost of the product और द जॉब इज़ जनरली द कॉस्ट ऑफ द मटेरियल्स अलोन। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया किसी भी प्रोडक्ट को बनाते हैं आप तो ज़्यादातर जो उसकी जो टोटल कॉस्ट होती है उस टोटल कॉस्ट में सबसे ज़्यादा जो कॉस्ट इन्वॉल्व होती है वो जनरली कॉस्ट ऑफ मटेरियल ही इन्वॉल्व होती है और उसी कॉस्ट ऑफ मटेरियल को यहाँ पे कंट्रोल करने की बात की जा रही है। ठीक है, इन सेवरल इंडस्ट्रीज़, डिफरेंट जो जितने भी आपकी इंडस्ट्रीज हैं इन सभी की बात हो रही है। देयरफॉर अ कंट्रोल ऑफ द cost of the material is quite essential to meet the objective of cost control। यहाँ पे ऑफ द रिपीट हो गया है तो आप इसको स्किप कर दीजिएगा। ठीक है, कॉस्ट ऑफ द मटेरियल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है वो आसानी से अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सके, इसलिए कॉस्ट जो होती है मटेरियल्स की उनको कंट्रोल करना इंपॉर्टेंट है। आगे हम देखेंगे परचेज ऑफ मटेरियल क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ उनकी क्या मीनिंग है, ऑब्जेक्टिव, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हैं। एंड द स्टडी ऑफ दिस सब्जेक्ट कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग हेड्स। देखिए, अगर हम इस कॉन्टेक्स्ट की या इस सब्जेक्ट की मीन जो आप चैप्टर पढ़ रहे हैं उसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पे फॉलोइंग हेड्स में इन चीज़ों को डिवाइड कर दिया गया है मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल को। तो कैसे होगा, देखिए जब भी आप प्रोडक्ट को बनाने के लिए प्रोडक्शन का काम करते हैं तो आप मटेरियल को परचेज करते हैं, है ना, और उसको स्टोर करके रखते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट हो गया परचेज ऑफ मटेरियल एंड स्टोरिंग। सेकेंड हो गया मटेरियल इन्वेंट्री कंट्रोल। मटेरियल इन्वेंट्री का यहाँ पर मतलब है कि जो भी मटेरियल से जो स्टॉक है मटेरियल का उसको कंट्रोल करना, है ना, कितनी ज़रूरत है कितनी ज़रूरत नहीं है ये सारी चीज़ें वहाँ पर देखना। सेकेंड हो गया। थर्ड पॉइंट है प्राइस ऑफ मटेरियल। अब जब आपको मटेरियल जो आपने यूज़ किया है प्रोडक्ट
को बनाने के लिए, तो जब वो फिनिश्ड प्रोडक्ट बनकर रेडी हो जाता है तो अब आप क्या डिसाइड करते हैं कि उस मटेरियल का क्या प्राइस होना चाहिए, मीन्स प्रोडक्ट का क्या प्राइस होना चाहिए, ये सारी चीज़। तो यहाँ पर ये 3 चीज़ें हम इस हेड के थ्रू पढ़ेंगे। तो अगर हम बात करें फर्स्ट पॉइंट की, जो कि है परचेज ऑफ मटेरियल, तो उसकी बात करें तो यहाँ पर हम परचेज ऑफ मटेरियल को देखेंगे, जो कि हमेशा जो परचेज ऑफ मटेरियल होता है वो 2 टाइप्स का होता है। पहला आपका सेंट्रलाइज्ड परचेजिंग, सेकेंड है आपका डिसेंट्रलाइज्ड परचेजिंग। बच्चा, सेंट्रलाइज्ड परचेजिंग क्या होता है? सेंट्रलाइज्ड परचेजिंग का मतलब यहाँ पर ये है कि मान लीजिए कोई भी एक है ना बिजनेस है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। अब सबको पता है कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, ठीक है। अब डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को ज़रूरत होती है चीज़ों की, है ना। किसी को स्टेशनरी की चीज़ों की ज़रूरत हो सकती है, फैक्ट्री है तो उसको वहाँ पर जब भी वो प्रोडक्शन का काम करते हैं तो उसके लिए उनको मशीनरी चाहिए होगी, बहुत सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। ओके, तो यहाँ पर या प्लांट हो गया, मशीनरी हो गई, इक्विपमेंट्स हो गए, आपके ये कंप्यूटर्स हो गए, स्टेशनरी का सामान हो गया, तो हर डिपार्टमेंट को हर तरह के सामान की ज़रूरत होती है। तो अब उन सामानों को परचेज़ करने के लिए, उन मटेरियल्स को परचेज़ करने के लिए परचेज़ डिपार्टमेंट होता है। तो यहाँ पे अगर हम सेंट्रलाइज परचेजिंग की बात करें तो सारे ही डिपार्टमेंट्स के लिए परचेज़ मीन्स उन सामानों को परचेज़ करने का काम कौन करता है? कोई एक डिपार्टमेंट करता है, जिसको आप बोलते हैं सेंट्रलाइज परचेजिंग डिपार्टमेंट, ठीक है। तो वो क्या करेगा कि सारे ही डिपार्टमेंट्स के लिए परचेज़ करेगा, उनके नीड के अकॉर्डिंग, जो भी उनकी रिक्वायरमेंट्स होंगी उसके अकॉर्डिंग, और फिर उनको सप्लाई कर देगा उन प्रोडक्ट्स को, उन मटेरियल्स को, ठीक है। जैसे स्टेशनरी का सामान है तो जो आपके अकाउंट डिपार्टमेंट है वहाँ पे ज़्यादा नीड होगी, उनको सप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे आपकी मान लीजिए जो फैक्ट्री, जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, वहाँ पे मशीनरी प्लांट्स की ज़रूरत होती है, जो लुब्रिकेटिंग ऑयल होता है उसकी ज़रूरत होती है, कोल फ्यूल की ज़रूरत होती है। तो वो सारी चीज़ें, वो मटेरियल्स किसको वो सेंड कर देगा? जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। तो ऐसे ही डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के लिए वो सामान को खरीदेगा और फिर उनके अकॉर्डिंग उनको भेज देगा, ठीक है। अगर हम बात करें डिसेंट्रलाइज परचेजिंग की बच्चे, तो डिसेंट्रलाइज परचेजिंग में क्या होता है कि हर एक डिपार्टमेंट अपने लिए खुद अपनी ज़रूरत के हिसाब से सामान को लोकली परचेज कर लेता है, ठीक है। जिसको जैसी नीड होती है वो वैसे वो क्या कर लेते हैं, अपने लिए अपना सामान खरीद लेते हैं। समझ गए आप इतना? इसको डिटेल में देख लीजिए। सेंट्रलाइज परचेजिंग, कभी कभी क्या होता है कि कुछ डिपार्टमेंट्स दूर दूर होते हैं, है ना। एक ही बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, हो सकता है उसके डिपार्टमेंट्स अलग अलग हो, उसका अकाउंट्स डिपार्टमेंट कहीं और है, उसका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कहीं और हो रहा है ना। उसके जो सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है वो अलग कहीं है, तो इस तरह से वो अलग हो सकते हैं, ठीक है। तो जहाँ भी होंगे उनके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सामान को जो सेंट्रलाइज परचेजिंग डिपार्टमेंट है वो भेज देगा मटेरियल्स को परचेज करके, ठीक है। और डिसेंट्रलाइज में क्या होता है कि वो डिपार्टमेंट्स खुद ही अपने अकॉर्डिंग अपने लिए सामान को परचेज कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सेंट्रलाइज परचेजिंग है, दिख रही है आपको, तो इसको ध्यान से देख लीजिए। सेंट्रलाइज परचेजिंग मीन्स दैट ऑल द परचेज फंक्शंस आर सॉर्टेड थ्रू वन सेंट्रलाइज डिपार्टमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी परचेज करने का काम होता है, जो भी मटेरियल परचेज किया जाएगा वो एक ही डिपार्टमेंट के थ्रू किया जाएगा और सारे ही डिपार्टमेंट्स को उनके रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग उसको सेंड कर दिया जाएगा, ठीक है बच्चा। अब बात कर लेते हैं सेंट्रलाइज्ड परचेजिंग की एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस की। डिसेंट्रलाइज्ड परचेजिंग को डिटेल में उसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, वरना ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ओके, तो हम बात करते हैं इसके किस एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस की। तो एडवांटेजेस ऑफ सेंट्रलाइज्ड परचेजिंग डिपार्टमेंट, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट है आपका इकोनॉमी ऑफ बल्क परचेज। देखिए, जब वो सारे ही डिपार्टमेंट्स के लिए अकेला एक डिपार्टमेंट परचेज करने का काम कर रहा है तो जाहिर सी बात है वो बल्क में सामान को खरीदेंगे। मान लीजिए स्टेशनरी का सामान एक अकाउंट डिपार्टमेंट को भी है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को भी है, जो आपका ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट उसको भी है, सेलिंग डिपार्टमेंट को भी है ना। तो वो क्या करेंगे, बल्क में उन सभी के लिए एक साथ चीज़ें सामान मंगा लेंगे। तो जब आप ज़्यादा मात्रा में चीज़ों को खरीदते हैं ना, ज़्यादा क्वांटिटी में, तो आपको सस्ती मिलती हैं, है ना। तो यहाँ पर चीज़ें सस्ती हो जाएंगी जब आप एक साथ परचेज कर लेंगे। तो ये हो गया पहला बेनिफिट। सेकेंड, एक्सपर्ट्स एंड टैलेंटेड परचेजिंग स्टाफ। अब एक सेंट्रलाइज्ड परचेजिंग डिपार्टमेंट बनाया गया है तो जाहिर सी बात है आपने उसके लिए एक्सपर्ट्स और कुछ टैलेंटेड एम्प्लॉयज़ को भी हायर किया होगा ताकि आसानी से वो अच्छी चीज़ों को जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए परचेज कर सके, है ना। तो यहाँ पे अच्छे एक्सपर्ट्स होते हैं, यहाँ पे जो स्टाफ होता है परचेजिंग स्टाफ वो काफ़ी टैलेंटेड होता है, ठीक है, क्योंकि वो इसी पर्पज़ से वो हायरिंग होती है उन स्टाफ्स की। क्या मतलब होता है उनका कि उनको सिर्फ एक ही काम करना है, क्या करना है, वो है परचेज़ करने का काम करना। तो उन चीज़ों को वो डिसाइड करे क्वालिटी के अकॉर्डिंग, जो भी वो परचेज़ करेंगे मटेरियल वो सही होना चाहिए, साथ ही साथ कम प्राइस में होना चाहिए। ये सारी चीज़ें मैनेज करने का काम होता है उनका। फिर है बेटर कंट्रोल। बेटर कंट्रोल दैट मीन्स कि
सभी जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके लिए जो परचेस करने का काम है एक ही डिपार्टमेंट कर रहा है, एक सेंट्रलाइज डिपार्टमेंट काम कर रहा है, तो आसानी से उस डिपार्टमेंट में कंट्रोल किया जा सकता है ना। कहाँ पे कितनी चीज़ें ज़्यादा या कम हो रही हैं, क्या यूज़फुल है क्या यूज़फुल नहीं है, उनको देखा जा सकता है। फिर इकोनॉमी एंड कंपिलेशन ऑफ रिकॉर्ड्स, जो भी रिकॉर्ड्स मेंटेन होंगे परचेज से रिलेटेड वो आसानी से एक जगह पे किए जाएंगे, तो ताकि उसके लिए जो आपका टाइम और आपकी जो कॉस्ट है वो भी कम आएगी, है ना। तो यहाँ पे वो चीज़ें में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है। फिर एडॉप्शन ऑफ यूनिफॉर्म पॉलिसीज़, परचेजिंग के टाइम भी कुछ पॉलिसीज़ होती हैं जिनको फॉलो करना कंपलसरी होता है। तो अगर परचेज़ करने का काम एक सेंट्रलाइज डिपार्टमेंट कर रहा होता है तो यहाँ पर जो पॉलिसीज़ होती हैं वो यूनिफॉर्म होती है, मीन्स एक समान जो पॉलिसीज़ होती हैं उनको फॉलो किया जाता है, ठीक है। कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं परचेज से रिलेटेड जो भी पॉलिसीज़ उस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की होती है, क्योंकि एक ही डिपार्टमेंट तो परचेज करने का काम कर रहा है, उसी को सब कुछ फॉलो करना है, तो यहाँ पे डिफरेंसेस देखने को नहीं मिलते हैं, ठीक है बच्चा। फिर है प्रॉपर लाइजन विथ वेरियस डिपार्टमेंट। अब यहाँ पर जो डिपार्टमेंट्स होता है उनके साथ जो रिलेशनशिप होता है हर एक डिपार्टमेंट का वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, प्रॉपर तरीके से होता है। तो ये सारी चीज़ें भी ध्यान रखने वाली हैं, ठीक है, तो चीज़ें आसान हो जाती हैं, ठीक है। तो जो वेरियस डिपार्टमेंट्स होते हैं बच्चे, तो उनमें क्या होता है कि वो ना एक दूसरे से क्या होता है, मीन जो सेंट्रलाइज डिपार्टमेंट है उनको कनेक्शन तो बनाना ही होगा ना, अपनी चीज़ें मंगवानी है ज़रूरत की तो कनेक्शन तो बनाना ही होगा। तो इस तरीके से उनका जो रिलेशन होता है वो भी अच्छे से मेंटेन रहता है और कनेक्शन भी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाती हैं। 7th पॉइंट की बात करें तो वो है ईजी एंड फास्ट डिसीजन मेकिंग। एक ही जगह परचेजिंग का काम हो रहा है तो आसानी से चीज़ों को डिसाइड किया जा सकता है, तो डिसीजन मेकिंग में इस तरह से हेल्प हो जाती है। फिर है आइडियल मैनेजमेंट। अब यहाँ पर जो मैनेजमेंट का काम होता है बहुत आसान हो जाता है, बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को मैनेज किया जाता है। फिर है ईजी प्रोसीजर। आसानी से एक ही डिपार्टमेंट हर एक डिपार्टमेंट के लिए परचेस करने का काम कर रहा है, तो यहाँ पर क्या होता है जो प्रोसेस होता है वो बहुत ज़्यादा ईजी एंड फास्ट हो जाता है, ठीक है। मीन्स सारे डिपार्टमेंट्स उन्होंने एक होता है परचेस रिक्विजिशंस, तो वो मंगवा लेते हैं, ठीक है, कि उनको किन चीज़ों की ज़रूरत है, तो उसके हिसाब से उन सारी चीज़ों को आसानी से मंगवाते हैं। तो एक ही डिपार्टमेंट सारा काम कर रहा होता है तो वो क्या करते हैं एक साथ सारी लिस्ट सामानों की भेज देते हैं ताकि सामान आसानी से पहुंच सके। 10 पॉइंट है आपका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ वर्क एफिशिएंसी। अब जो भी स्टाफ परचेजिंग डिपार्टमेंट में है उनकी वर्क एफिशिएंसी का जो यूटिलाइजेशन होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो पाता है, क्योंकि एक ही डिपार्टमेंट में वो जो परचेज से रिलेटेड जो स्टाफ आपने रखे हुए हैं उनको आसानी से सारे काम आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं और वो काम को बहुत ही यूटिलाइजेशन के साथ करते हैं, बहुत ही वर्क इफ़िशिएंसी के साथ करते हैं, तो वहाँ से भी आप उनकी वर्क इफ़िशिएंसी चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आसानी हो जाती है। फिर है डिसएडवांटेजेस ऑफ सेंट्रलाइज्ड परचेजिंग। सेंट्रलाइज्ड परचेजिंग जो डिसएडवांटेज वो है डिले इन परचेजिंग। अब मान लीजिए किसी डिपार्टमेंट को जल्दी उनका सामान चाहिए हो उन्हें, तो यहाँ पर देर हो सकती है, हो सकता है कि सेंट्रलाइज डिपार्टमेंट को मंगाने में लेट हो जाए क्योंकि वो सामान ज़्यादा क्वान्टिटी में मंगाते हैं, तो हो सकता है मार्केट में उतना सामान अवेलेबल ना, कुछ भी रीज़न हो सकता है, तो डिले हो जाता है परचेजिंग में, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पर भी दिखाया ये भी इसका क्या है डिसएडवांटेज है। फिर है हाई इनिशियल कॉस्ट। यहाँ पे हाई इनिशियल कॉस्ट आ जाते हैं क्योंकि एक ही परचेस डिपार्टमेंट पे सारे बर्डन आ जाते हैं, तो यहाँ पर कॉस्ट को बेयर करना पड़ता है। फिर है चांसेस ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग। अब यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग के चांसेस होते हैं क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है और ज़रूरी तो नहीं है ना कि एक परचेस डिपार्टमेंट है तो वो हर एक डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सके, और करता भी है तो हो सकता है मिस्टेक हो सकता है कि किसी का सामान किसी और डिपार्टमेंट का, किसी का सामान किसी और डिपार्टमेंट में चला जाए, ऐसा होता ही है ज़्यादातर, ठीक है। ये सारी चीज़ें। फिर नो लोकलाइज्ड परचेजिंग। यहाँ पे लोकलाइज्ड परचेजिंग नहीं होती। मान लीजिए जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन उसके डिपार्टमेंट्स है वो डिफरेंट जगह पर है, तो हो सकता है लोकल अपने आसपास की जगह से चीज़ें ना खरीद पाएँ। क्यों? क्योंकि वो एक सेंट्रलाइज डिपार्टमेंट परचेजिंग का काम कर पा रहा है, तो वो कहाँ से खरीद लेंगे अपने बगल से, है ना, वो सारी चीज़ें। फिर है ओवरबर्डन तो होता है क्योंकि सभी के लिए खरीदने का काम कौन कर रहा है, एक डिपार्टमेंट कर रहा है। फिर है स्लो ऑपरेशन। यहाँ पे स्लो ऑपरेशन होता है, मीन्स काम धीमे गति से होने लगता है क्योंकि बहुत ज़्यादा बर्डन आ जाता है उस एक ही डिपार्टमेंट पे, परचेजिंग डिपार्टमेंट पे। रॉन्ग डिसीजन मेकिंग। अब रॉन्ग डिसीजन मेकिंग ये हो सकती है कि किस डिपार्टमेंट ने क्या सामान मंगाया था, किस क्वांटिटी में मंगवाया था, ये चीज़ें आ जाती हैं। रिकॉर्ड्स होते हैं उनके पास बट बाई मिस्टेक ये चीज़ें होती हैं, तो वहाँ पर रॉन्ग डिसीजन के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। फिर इंक्रीज इन ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। ट्रांसपोर्टेशन जाहिर से होता है, सामान को मंगाने के लिए ट्रांसपोर्ट को कुछ तो पे करना होगा आपको, तो वहाँ पर जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती है वो हाई हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो यकीन करती हूँ इस वीडियो में आपको सेंट्रलाइज्ड परचेजिंग के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज अच्छे से क्लियर हो गए होंगे।
वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चैनल पर हमारे नए विजिटर हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिलती रहे। इस वीडियो में हम देखेंगे डिसेंट्रलाइज्ड परचेजिंग क्या होता है, साथ ही साथ इसके क्या एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं वो भी डिस्कस करेंगे। वीडियो के साथ इन तक बने रहिएगा ताकि हर एक पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। ओके, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या है डिसेंट्रलाइज्ड परचेजिंग। देखिए बच्चा, हमने पहले भी बात की हुई है कि सेंट्रलाइज्ड परचेजिंग क्या होती है। सो सेंट्रलाइज्ड परचेजिंग वो परचेजिंग होती है जब एक ही परचेजिंग डिपार्टमेंट पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए परचेजिंग का काम कर रहा होता है, तो हम उसको बोलते हैं कि सेंट्रलाइज्ड परचेजिंग डिपार्टमेंट है। ठीक है, आप सबको पता है जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है तो उसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं। ओके, जैसे कि आपका फैक्ट्री डिपार्टमेंट होता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है जहाँ पे काम किया जाता है प्रोडक्शन का। ठीक है, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट होता है आपका, मैनेजमेंट डिपार्टमेंट होता है। तो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं और हर एक डिपार्टमेंट के लिए जो भी सामान चाहिए होता है उसको परचेज़ करने का काम कोई एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट करता है। वहाँ पर कुछ एक्सपर्ट्स स्टाफ्स होते हैं परचेजिंग से रिलेटेड जो कि काम करते हैं सामान को परचेज़ करने का। ठीक है, तो एक ही डिपार्टमेंट क्या करता है, पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए परचेज़ करने का काम करता है, तो वो होता है आपका सेंट्रलाइज्ड डिपार्टमेंट। डिसेंट्रलाइज्ड डिपार्टमेंट उसका जस्ट अपोजिट होता है, जब हर एक डिपार्टमेंट अपने लिए, है ना, अपने लिए खुद सामान मंगाना शुरू करता है, परचेज़ करना स्टार्ट करता है, तो हम बोलते हैं कि ये डिसेंट्रलाइज्ड परचेजिंग हो रही है। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक अकाउंटिंग डिपार्टमेंट है। अब अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में क्या किया, उन्होंने अपने लिए जो भी उनको स्टेशनरी के सामान की ज़रूरत थी उन्होंने खुद परचेज़ कर लिया। ठीक है, ऐसे ही जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है उनको जिन भी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है वो खुद अपने लिए परचेज़ कर लेते हैं। तो ऐसी परचेजिंग को हम बोलते हैं कि ये डिसेंट्रलाइज्ड परचेजिंग है, जो कि डिफरेंट तरीके से डिफरेंट डिपार्टमेंट अपने लिए परचेज़ कर रहे हैं। क्लियर हो गया इतना पॉइंट। यहाँ पे इसकी मीनिंग दी हुई है, डिसेंट्रलाइज परचेजिंग वेरियस डिपार्टमेंट्स आर ऑथोराइज्ड टू मेक देयर परचेजेस डायरेक्टली एंड इंडिपेंडेंटली फ्रॉम द मार्केट। ठीक है, तो ये एक ऐसा परचेजिंग डिपार्टमेंट होता है डिसेंट्रलाइज परचेजिंग डिपार्टमेंट, जिसके अंतर्गत क्या होता है कि हर एक डिपार्टमेंट अपने लिए डायरेक्टली और इंडिपेंडेंटली मार्केट से खुद सामान को परचेज कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है बच्चा, समझ गए। अब बात कर लेते हैं इसके एडवांटेजेस की। एडवांटेजेस ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड परचेजिंग, फर्स्ट है आपका बेटर परचेजिंग पावर। अब जो भी डिपार्टमेंट अपने लिए परचेज करने का काम कर रहे हैं तो उनके पास क्या है कि सिर्फ अपने लिए ही तो सामान मंगवाना है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, जो परचेजिंग पावर होती है वो काफ़ी बेटर हो जाती है। उनको पता होता है उनको किन चीज़ों की ज़रूरत है, कितनी मात्रा में चाहिए होगी, कितनी कॉस्ट की चाहिए होगी, है ना, ये सारी चीज़ें। फिर है इन्हांस्ड विजिबिलिटी। इन्हांस्ड विजिबिलिटी का मतलब है बच्चा यहाँ पे कि कितना पैसा खर्च किया गया है किस सामान पर और कितनी क्वांटिटी उसकी मंगाई गई है, तो ये काफ़ी चीज़ें विजिबल होती हैं, आसानी से वो डिपार्टमेंट चेक कर सकता है जिसने भी सामान मंगाया है। फिर ऑपरेशनल इफ़िशियंसी, अब जो भी वर्क इफ़िशियंसी होती है, जो भी काम किया जा रहा है, जो भी ऑपरेशंस हो रहे हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में, अगर पर्टिकुलर डिपार्टमेंट अपने लिए खुद परचेजिंग का काम कर रहे हैं तो इससे उनकी जो ऑपरेशनल इफ़िशियंसी होती है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि उन्हें सामान टाइम पर मिल जाएगा तो अपना काम टाइम पर कर पाएंगे, हर एक चीज़ जो है वो टाइम पर ऑपरेट हो पाएगी, हर एक काम। ठीक है, फिर एफर्टलेस कोलैबोरेशन। यहाँ पर एफर्टलेस कोलैबोरेशन होता है, उनको अदर डिपार्टमेंट्स के साथ कोलैब करने की ज़रूरत तो इतनी ज़्यादा नहीं पड़ती है। जैसे कि सेंट्रलाइज्ड डिपार्टमेंट जो होता है, अगर वो सेंट्रलाइज्ड डिपार्टमेंट परचेजिंग वहाँ पर कर रहा होता है तो ऐसे में क्या होता है कि उसको हर एक डिपार्टमेंट के साथ कोलैब करना पड़ता है ना, मिलजुल कर काम करना होता है। यहाँ पर क्या होता है कि उनको जिन सामानों की ज़रूरत हुई उस डिपार्टमेंट ने अपने लिए सामान मंगा लिया और अपना काम शुरू कर दिया, है ना, किसी के साथ कोई कोलैबोरेशन की ज़रूरत नहीं। फिर है आपका फास्टर डिलीवरी टाइम्स। अब यहाँ पर जो सामान को पहुंचाने का जो टाइम होता है वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट होता है, बहुत ही आसानी से जल्दी टाइम में जल्दी से जल्दी सामान डिपार्टमेंट तक पहुंच जाता है। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स अपने अकॉर्डिंग वो चीज़ों को ज़्यादा कम कर सकते हैं डिपार्टमेंट, उनको पता होता है कि उनकी डिपार्टमेंट की क्या रिक्वायरमेंट है, तो अपने डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग वो चीज़ों को फ्लेक्सिबल कर सकते हैं, मीन्स कम ज़्यादा कर सकते हैं। लोकलाइज सोर्सिंग की बात करें तो वो लोकलाइज परचेजिंग जो सोर्सिंग है उसको और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, मीन्स उनके आसपास जो भी एक कहते हैं नियर मार्केट जो है वहाँ से सामान को परचेज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो लोकल यहाँ पर जो परचेजिंग है उसको बहुत ज़्यादा यहाँ पे
प्रमोट किया जाता है। फिर है बेटर डिसीजन मेकिंग में भी हेल्पफुल होता है डिसेंट्रलाइज परचेजिंग। इसलिए क्योंकि आपको पता है कि एक जैसे कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, तो उनको सामान की ज़रूरत है, तो उन्होंने डायरेक्ट डिसाइड किया ना चीज़ें, कौन कौन सी चीज़ें कितनी क्वांटिटी में चाहिए, कितनी कॉस्ट की चाहिए, किस क्वालिटी की चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, डायरेक्ट डिसाइड किया, चीज़ों को मंगाया अपने पास डायरेक्टली एंड काम शुरू कर दिया। ठीक है। फिर है कॉस्ट सेविंग्स। यहाँ पे कॉस्ट सेविंग्स हो जाती है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में सामान नहीं आता है, क्योंकि उन्हें हर एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट अपने रिक्वायरमेंट जानता है, तो उसी क्वांटिटी में सामान को मंगाता है, जिसकी वजह से उनकी कॉस्ट भी कम आती है। फास्ट ऑपरेशन, यहाँ पे बहुत जल्दी ऑपरेशंस होते हैं, जो भी काम होता है, जो वर्क इफिशियंसी है, काफ़ी अच्छे से वर्क कर रही होती है यहाँ पर। ठीक है। अब इसके देखेंगे हम डिसएडवांटेजेस ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड परचेजिंग। डिसएडवांटेजेस ऑफ डिसेंट्रलाइज परचेजिंग। तो फर्स्ट है आपका डिफिकल्टीज विद परचेजिंग कंप्लायंस। देखिए, परचेजिंग से रिलेटेड भी बहुत सारी नीतियां बनाई जाती हैं, बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस, गाइडलाइंस बनाई जाती हैं। तो उन गाइडलाइंस को बनाने में, साथ ही साथ उनको फॉलो करने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ सकती है डिसेंट्रलाइज डिपार्टमेंट को। ठीक है। फिर है इनएबिलिटी टू एक्सेस इकोनॉमिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल। यहाँ पे मतलब है, जो भी अगर जैसे कि बहुत ज़्यादा, जब आप बल्क में सामान मंगवाते हैं, तो बल्क में आप कब सामान मंगवा सकते हैं, जब आपको ज़्यादा क्वांटिटी में सामान चाहिए हो, तभी तो आप बल्क में लेते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है कि ज़्यादा डिस्काउंट मिलता है, आप नेगोशिएट बहुत आसानी से कर पाते हैं उसकी प्रोडक्ट के प्राइस को। ठीक है। तो जब सेंट्रलाइज परचेजिंग डिपार्टमेंट परचेजिंग का काम करता है, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा नेगोशिएट करना इजी हो जाता है। लेकिन डिसेंट्रलाइज परचेजिंग में क्या होता है कि यहाँ पर नेगोशिएट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा ही सामान मंगवाते हैं। इनएबिलिटी टू एक्सेस इकोनॉमी ऑफ स्केल, समझ में आ गया होगा बच्चा। फिर है डुप्लीकेट परचेजेस। डुप्लीकेट परचेजेस का मतलब क्या होता है कि कभी कभी जो सामान होता है, हर एक बजट के पास हर एक डिपार्टमेंट के पास अपना बजट होता है। तो जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, कभी कभी वो सामान को, मतलब सेम सामान को दोबारा मंगवा लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर भी प्रॉब्लम फेस करनी होती है। देन अननेसेसरी परचेजेस, वो क्या करते हैं कि ऐसे भी कुछ सामान को ले आते हैं जिसकी ज़रूरत नहीं है ना। तो यहाँ पर अननेसेसरी परचेजेस को भी प्रमोशन मिल जाता है। फिर है डिफ़िकल्टीज मॉनिटरिंग सप्लायर परफॉर्मेंस। अब जो भी सप्लायर, जहाँ से भी सामान वो मंगवा रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंस को मॉनिटर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है डिसेंट्रलाइज डिपार्टमेंट में, क्योंकि यहाँ पर इतने ज़्यादा एक्सपर्ट्स नहीं होते हैं, परचेजिंग से रिलेटेड टैलेंटेड एक्सपर्ट्स नहीं होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपका हायर ट्रांजैक्शन कॉस्ट। यहाँ पे हायर ट्रांजैक्शन कॉस्ट इसलिए हो जाती है कि एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट अपने लिए सामान खुद मंगवा रहे होते हैं, लेकिन परचेजिंग सेंट्रलाइज परचेजिंग डिपार्टमेंट क्या होता है कि वो एक साथ बल्क में सामान मंगाते हैं, तो यहाँ पर उनकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम हो जाती है और इनकी ज़्यादा हो जाती है। ओके। यकीन करती हूँ इस वीडियो में आपको डिसेंट्रलाइज परचेजिंग से रिलेटेड ये सारे पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चैनल पर आप हमारे नए विजिटर हों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिलती रहे। देखेंगे हम परचेज साइकिल क्या होता है, साथ ही साथ इसमें क्या क्या स्टेप्स होते हैं जिनको फॉलो किया जाता है। और इससे पहले हमने बात की थी कि परचेजिंग क्या है, देन सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड परचेजिंग क्या होती है, और उनके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। अब हम देखेंगे इनिशिएटिंग द परचेज। मींस परचेज साइकिल में जो फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है इनिशिएटिंग द परचेज, की परचेज की स्टार्टिंग कैसे होती है, कौन से ऐसे लोग हैं जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है। सो इनिशिएटिंग द परचेज में हम अगर फॉलोइंग पर्सनस की बात करें, तो उसमें आपके आ जाते हैं द स्टोर कीपर, एंड सेकेंड वन द प्रोडक्शन प्लानर, एंड थर्ड वन इज द डिपार्टमेंट हेड। ठीक है। अब स्टोर कीपर का काम क्या होता है बच्चा, जो भी स्टॉक्स या मटेरियल है उसको स्टोर करके रखने का काम होता है, उसकी देखभाल करना स्टोर कीपर का काम होता है। ये नहीं होगा तो अगर आप स्टॉक को परचेज कर लाएंगे तो उसका ध्यान रखेगा कौन, है ना, स्टोर कहाँ करेंगे। ओके। सेकेंड है द प्रोडक्शन प्लानर। प्रोडक्शन प्लानर जो भी एक रिक्वायर्ड मटेरियल को यूज़ करके प्रोडक्ट को बनाने का काम कर रहे हैं। ठीक है। जो भी मटेरियल है उसको यूज़ करके प्रोडक्ट को जब बनाने का काम करते हैं वो होते हैं प्रोडक्शन प्लानर। तो ये भी होने चाहिए, क्योंकि अगर वो प्रोडक्शन को प्लान नहीं करेंगे तो पता कैसे चलेगा कि किस मटेरियल की रिक्वायरमेंट है। थर्ड है आपका द डिपार्टमेंट हेड। ये जो डिपार्टमेंट हेड है, इनका क्या रोल होता है कि जो भी मटेरियल उस स्टॉक लिस्ट में नहीं मेंशन है उनको मंगाने का काम डिपार्टमेंट हेड का होता है, क्योंकि ये बहुत अच्छे से समझते हैं कि किस मटेरियल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। तो जो भी मटेरियल वहाँ पे रिक्वायर होगा उसको एक्वायर करना इनका काम होता है।
ठीक है। एंड सेकेंड स्टेप्स की बात करें तो वो है परचेस रिक्विजिशन। अब परचेस रिक्विजिशन क्या होता है? तो परचेस रिक्विजिशन एक तरह का परचेस रिक्वेस्ट होता है बच्चा, जो कि परचेस डिपार्टमेंट के द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। और उसकी अगर हम बात करें तो इसकी 3 कॉपियाँ प्रिपेयर की जाती हैं। द परचेस रिक्विजिशन इज प्रिपेयर्ड इन ट्रिप्लिकेट, द ओरिजिनल कॉपी इज सेंड टू द परचेस डिपार्टमेंट, ठीक है। तो रिक्विजिशन जो होता है वो उसकी 3 कॉपी बनाई जाती है। जो ओरिजिनल कॉपी होती है वो परचेस डिपार्टमेंट के पास सेंड कर दी जाती है, और जो सेकेंड कॉपी होती है वो स्टोर अकाउंटेंट के पास सेंड की जाती है बच्चा। स्टोर अकाउंटेंट जहाँ पे स्टॉक्स को स्टोर करके रखा गया है, ठीक है। एंड द थर्ड कॉपी इज रिटेन्ड बाय द मेकर फॉर हिज रिकॉर्ड। और जो तीसरी कॉपी है उसको रोक लिया जाता है जो भी रिक्विजिशन को बनाने का काम करते हैं। तो परचेस डिपार्टमेंट भी बनाने का काम कर सकते हैं, कोई अदर पर्सन भी काम कर सकते हैं जो कि परचेस से रिलेटेड होंगे, ओके। एंड देन परचेस रिक्विजिशन के बाद आता है बिल ऑफ मटेरियल्स का। अब जब कभी भी जो भी मटेरियल की रिक्वायरमेंट है वो जब पास कर दिया जाता है तो उसी से रिलेटेड बिल्स रेडी की जाती हैं, ठीक है बच्चा। तो ये रिक्विजिशन का ही पार्ट है, बिल ऑफ मटेरियल्स। नेक्स्ट स्टेप है आपका डिसाइडिंग द इंपॉर्टेंट फैक्टर्स रिलेटिंग टू द परचेज। अब परचेज से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं उनको डिसाइड करना है ना, कि क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, लाइक कितना खरीदना है सामान, किस मात्रा में खरीदना है सामान, कहाँ से खरीदना है, कब खरीदना है, ये सारी चीज़ें डिसाइड करना, ठीक है। सो व्हाट टू परचेज, व्हेन टू परचेज एंड हाउ मच टू परचेज, ये मैटर करते हैं। इनको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। जो भी मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी उसको किस मात्रा में, कहाँ से, कब और कितना खरीदना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं स्टेप क्या है, फोर्थ स्टेप की, जिसमें सिलेक्शन ऑफ सप्लायर्स। अब आपने डिसाइड तो कर लिया, फैक्टर्स वगैरह भी डिसाइड कर लिए क्या होने चाहिए परचेज से रिलेटेड। अब सप्लायर की बात, सप्लायर मीन्स वो पर्सन जहाँ से आप परचेज करने वाले हैं, जिन लोगों से आप सामान को मंगाएंगे, जिनसे खरीदेंगे, वो सप्लायर, ठीक है। तो ये बेसिकली आप डिसाइड करते हैं, कोटेशन प्राइस या टेंडर प्राइस से रिलेटेड होता है ये। जब आप रेडी कर देते हैं कि हमें इतना सामान इस मात्रा में चाहिए, तो बहुत सारे सप्लायर्स को ये नॉलेज हो जाती है कि इस प्रोडक्शन कंपनी के प्रोडक्शन हाउस को इतनी मात्रा में ये सामान चाहिए, तो वो क्या करते हैं, कोटेशन रेडी करते हैं, है ना। तो जिन सप्लायर्स का जो कोटेशन प्राइस आपको कम लगता है और क्वांटिटी जो होती, क्वालिटी है जो प्रोडक्ट की, मटेरियल की, वो अच्छी होती है, ठीक है, तो आप उनको ऑर्डर देते हैं। तो वो होता है सिलेक्शन ऑफ सप्लायर करने का तरीका। तो ये डिसाइड करना कि कैसे सप्लायर्स को सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट है आपका फिफ्थ पॉइंट है परचेस ऑर्डर एंड फॉलोअप, जिसे आप सप्लाई ऑर्डर भी बोलते हैं। तो परचेस ऑर्डर जब आपने डिसाइड कर लिया कि हमने सप्लायर भी डिसाइड कर लिया कि इनसे मंगाना है, उनका सिलेक्शन हो गया है, देन अब आप उनको क्या कर देते हैं, परचेस ऑर्डर दे देते हैं। सामान खरीदने के ऑर्डर देते हैं कि हाँ ठीक है, आप हमारे लिए सामान को रेडी कीजिए, हम आपसे ही लेंगे, आपको फॉलोअप करेंगे। तो ये हमारा सप्लाई ऑर्डर है, ठीक है। फिर है रिसीप्ट ऑफ गुड्स। रिसीप्ट ऑफ गुड्स का मतलब है कि जो भी सामान आपने खरीदा है उससे रिलेटेड सारी रिसीप्ट्स रेडी की जाती हैं। देन इंस्पेक्शन ऑफ गुड्स रिसीव्ड या फिर रिसीव्ड गुड्स। अब जो भी आपने सामान खरीद लिया, आपको रिसीव भी हो गया, उसकी इंस्पेक्शन करना, उसको चेक करना कि जिस क्वांटिटी में आपने सामान मंगवाया था, जिस क्वालिटी का मंगवाया था, क्या वो उसके अकॉर्डिंग है, क्या उसके रेट सही हैं, क्या जो भी रिसीट्स बनाई गई हैं, इनवाइसेस बनाए गए हैं, क्या वो मैच कर रहे हैं उसकी क्वांटिटी के साथ। तो ये सारी चीज़ें इंस्पेक्शन में आ जाती हैं, जो भी गुड्स रिसीव हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पासिंग इनवाइसेस फॉर पेमेंट। अब इनवाइसेस को पास किया जाता है ताकि जो भी गुड्स आपने रिसीव किया है उनका आसानी से पेमेंट किया जा सके। ये लास्ट है स्टेप, ठीक है, जहाँ पे पेमेंट हो जाता है। और इसी तरीके से पूरा परचेज साइकिल काम करता है जब भी आपको रिक्वायरमेंट होती है मटेरियल्स को परचेज करने की। ओके बच्चे, यकीन करती हूँ इस वीडियो में आपको ये सारे पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर से रिलेटेड कुछ और भी टॉपिक्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चैनल पर हमारे नए विजिटर हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिलते रहे। मटेरियल कॉस्ट अकाउंटिंग जॉब का थर्ड चैप्टर है। इसमें हम देखने वाले हैं स्टोर कीपर के क्या फंक्शंस एंड ड्यूटीज़ होती हैं, ठीक है। तो देखते हैं क्या चीज़ें हैं, हर एक पॉइंट को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहिएगा ताकि हर एक पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। सो स्टोर कीपिंग इज़ अ फंक्शन ऑफ द स्टोर कीपर, okay, involving proper maintenance of store and stocks, identifying and classifying them according to nature, type, specification, etc. देखिए बच्चा, जो भी स्टोर कीपर का काम होता है स्टोर कीपिंग का, दैट मीन्स कि जो भी सामान स्टोर में रखा जा रहा है, जो भी स्टॉक्स रखा जा रहा है, तो उसको आइडेंटिफाई करना,
क्लासीफाई करना अकॉर्डिंग टू नेचर, टाइप्स मीन्स जो स्टॉक्स हैं वो कैसे हैं, मतलब किस नेचर के हैं, किस टाइप के हैं, है ना, ये सारी चीज़ें डिसाइड करना और फिर उनको उसी कैटेगरी वाइज क्लासीफाई करके रखना। ठीक है, तो द स्टोर कीपर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेफ रिसीट्स, स्टोरेज एंड इशू ऑफ मटेरियल्स। तो जो स्टोर कीपर होते हैं वो किन चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल माने जाते हैं, जो भी उनको स्टॉक्स रिसीव हुए हैं, प्राप्त हुए हैं, उनको अच्छे से स्टोर करके रखना। ठीक है, तो स्टोरेज की जो वहाँ पे फैसिलिटी हो वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, स्टोर कीपर की। साथ ही साथ स्टोर से जो भी स्टॉक इशू हो रहा है, जो भी मटेरियल इशू हो रहा है, दैट मीन्स कि स्टोर से जो सामान बाहर जा रहा है उसका ख्याल रखना भी किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये स्टोर कीपर की। ठीक है बच्चे, तो अब उसकी हम ड्यूटीज़ देख लेते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट की बात करें यहाँ पर, सो टू रिसीव गुड्स फ्रॉम द रिसीविंग डिपार्टमेंट, चेक देम एंड कीप देम इन प्रॉपर बीन्स, रैक्स, अलमीरास एटसेट्रा एट द प्रॉपर प्लेसेस। तो उनका क्या काम होगा स्टोर कीपर का, कि जो भी उन्हें गुड्स रिसीव हुआ है, मीन्स जो भी रिसीविंग डिपार्टमेंट है उनसे जो गुड्स रिसीव होगा उन्हें उसको अच्छे से उसका ध्यान रखना। बीन्स समझते हैं, मीन्स जो भी सामान जिससे रिलेटेड है, रैक्स टाइप में ही वो बीन्स होती हैं, उनके साथ एक लिस्ट या फिर पर्ची चिपका दी जाती है कि ये सामान यहाँ पर इस नंबर में रखा हुआ है, तो वहाँ से आसानी से उसको उठा लिया जाता है। ठीक है, रैक्स में या अलमीरास में, और उनका जो भी प्रॉपर प्लेस होता है। तो जब भी बिन्स जो होते हैं, कार्ड बिन्स जो होते हैं, जो छोटे छोटे कार्ड्स बना दिए जाते थे, मान लीजिए पेन कहाँ किस रो में रखा हुआ है ना, किस अलमीरा में रखा हुआ, किस बिन में रखा हुआ है, तो उसको हम बिन कार्ड बोलते हैं। कार्ड बना दिया जाता है, उस पर लिख दिया जाता है पेन का बिन है ये, पेंसिल्स का बिन है, रबड़ का बिन है। ठीक है, इस तरीके से तो वो मटेरियल वाइज उन चीज़ों को वो प्रिपेयर करते हैं, और जो भी प्रॉपर प्लेस होता है सामान का वहाँ पर उसको रख देते हैं। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, टू इशू द मटेरियल्स टू जॉब्स on the basis of store requisition only after verifying that the requisition has been duly approved and signed by the competent अथॉरिटी। देखिए बच्चा, जिन भी मटेरियल की आवश्यकता होती है जिन भी डिपार्टमेंट्स को, तो स्टोर रिक्विजिशन का मतलब होता है कि एक रिक्वेस्ट भेजी जाती है कि हाँ हमें इस सामान की ज़रूरत है, और वो स्टोर कीपर हमारे लिए इशू कर दें। दैट मीन्स कि वहाँ उस डिपार्टमेंट के लिए वो प्रोवाइड कर दे। ठीक है, तो चीज़ों को वेरीफाई किया जाता है और प्रोवाइड किया जाता है, जो कि अप्रूव किया जाता है, साइंड होता है जो भी पर्टिकुलर अथॉरिटी होती है उनके थ्रू। ठीक है, तो ये मटेरियल को इशू करने से पहले करना इंपॉर्टेंट होता है। रिक्विजिशन को चेक करना, उसके बगैर ये काम नहीं होता है। तो बाकायदा साइंड होना चाहिए, जो भी अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल है वो साइन करके देगी, तभी उतना उस क्वांटिटी का मटेरियल स्टोर हाउस से स्टोर कीपर इशू करता है, जहाँ भी जिस भी जॉब के लिए उस मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है बच्चा, थर्ड पॉइंट है आपका, टू एंटर ऑल द रिसीट्स एंड इशूज इन द बिन कार्ड्स एंड शो द बैलेंस ऑन द डेट ऑफ लास्ट एंट्री। देखिए यहाँ पर हर एक रिसीट्स के अकॉर्डिंग कितना सामान कहाँ से रिसीव हुआ, साथ ही साथ स्टोर से कितना सामान बाहर गया, मीन्स इशू किया गया, तो उन बिन कार्ड्स के थ्रू क्या होता है, उनको शो किया जाता है, उसकी एंट्री की जाती है। साथ ही साथ ये भी एंट्री की जाती है कि कितना मटेरियल स्टोर हाउस में बचा हुआ है। ठीक है, दैट मीन्स कि कौन कौन सी एंट्री पास आउट होगी, कितना सामान कहाँ से रिसीव हुआ, पहले तो ये कि स्टोर में कहाँ से कितना सामान किस क्वांटिटी में आया है उसकी एंट्री, साथ ही साथ कितना सामान इशू किया गया, दैट मीन्स कि स्टोर हाउस से बाहर गया है। ठीक है, और उसके बाद ये देने के बाद भी कितना स्टोर हाउस में मटेरियल बचा हुआ है, इसकी एंट्री भी की जाती है। ठीक है, और बिन कार्ड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, फोर्थ पॉइंट देखते हैं, टू चेक द ऑर्डरिंग पॉइंट्स ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स अंडर हिज चार्ज एंड प्रिपेयर द परचेज रिक्वेजिशन फॉर सबमिशन टू परचेज डिपार्टमेंट। देखिए बच्चा, ऑर्डरिंग पॉइंट्स का यहाँ पर मतलब है जो भी डिफरेंट मटेरियल्स हैं, कितना क्वांटिटी में आपको ऑर्डर करना, तो उन ऑर्डरिंग पॉइंट्स को चेक करना। ठीक है, और प्रिपेयर करना परचेज रिक्वेजिशन। परचेज रिक्वेस्ट होती है कि वो रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें इतना सामान चाहिए, है ना, परचेज करना है, और फिर इस परचेज रिक्वेजिशन को क्या किया जाता है, सबमिट किया जाता है परचेज डिपार्टमेंट को, ताकि आसानी से सामान को परचेज किया जा सके बच्चे। ठीक है, तो ये ड्यूटी भी किसकी है, आपके स्टोर कीपर की है। फिफ्थ पॉइंट है, टू टेक प्रिवेंटिव एक्शन अगेंस्ट डिट्रियोशन, इवेपोरेशन,
absorption of moisture, fire and theft and thus maintain and preserve the material during storage। देखिए बच्चा, जो भी सामान स्टोर हाउस में रखा होता है ना, वो तो उसको प्रिवेंट करना, उसकी रक्षा करना ज़रूरी होता है। किन कारणों से उसकी रक्षा करना? देखिए, कभी कभी क्या होता है, कुछ सामान ना भाप बन करके उड़ जाता है, कभी चोरी हो जाता है, कभी आग लग जाती है ना। तो इस तरीके से क्या होता है कि वो सामान नष्ट हो जाता है। कुछ मटेरियल इसी टाइप के होते हैं कि इस वजह से क्या हो जाते हैं, नष्ट होते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। तो उसके लिए प्रॉपर प्रिवेंशन प्रोवाइड करना, प्रिवेंट करना, उसकी रक्षा करना, सारी चीज़ों की रोकथाम करना कि वो चोरी ना हो, आग ना लग सके, इस तरीके से। तो ये किसका काम है? स्टोर कीपर का। ठीक है, तो जब भी उसको मटेरियल को स्टोर करके रखा जाए तो वहाँ पर इन चीज़ों को ध्यान देना भी किसकी ड्यूटी बनती है? आपके स्टोर कीपर की। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें बच्चे, तो वो है आपका यहाँ पे 6 पॉइंट है, टू असेस एंड फुल्ली cooperate in physical stock checking of inventories and to point out to the management the slow moving and non moving materials। देखिए बच्चा, मटेरियल्स का स्लो मूविंग एंड नॉन मूविंग मटेरियल्स का यहाँ पे मतलब है स्लो मूविंग मटेरियल जो कि धीरे धीरे से ख़त्म होते हैं। नॉन मूविंग का मतलब होता है कि वो इधर से उधर अपने से नहीं हो सकते। ठीक है, तो उसको एसेस करना, साथ में कोऑपरेट करना, फिजिकल फॉर्म में जो भी स्टॉक्स रखे हुए हैं उनको टाइम टू टाइम चेक करना, इन्वेंट्रीज के साथ मैच करना, ये किसका होता है काम? जो भी आपके स्टोर कीपर होता है उनका काम होता है। एंड देन मैनेजमेंट के लिए भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ताकि उनको ज़्यादा हेल्प हो सके। ओके, तो ये पॉइंट ध्यान रखें, टू असिस्ट द फुल्ली कोऑपरेट इन फिजिकल स्टॉक चेकिंग ऑफ इन्वेंट्रीज एंड टू पॉइंट आउट टू द मैनेजमेंट द स्लो मूविंग एंड नॉन मूविंग मटेरियल्स। इसके क्या करता है मैनेजमेंट के लिए? स्लो मूविंग एंड नॉन मूविंग मटेरियल्स के आइडेंटिफाई करना या पॉइंट आउट करना। 7th पॉइंट है, टू रिसीव बैक द रिटर्न, जो आपके रिटर्न मटेरियल्स हैं फ्रॉम द वर्क्स। तो जैसे मान लीजिए कुछ सामान जहाँ पर भी काम चल रहा है वहाँ पर भेजा गया था, वहाँ पे कुछ अगर मटेरियल बच जाता है तो वापस से स्टोर कीपर को रिसीव होता है, तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी बनती है? स्टोर कीपर की बनती है कि उसको उन रिटर्न गुड्स को एक्सेप्ट करे, रिसीव करे और फिर उसको स्टोर हाउस में स्टोर करके रखे। नेक्स्ट है, टू रिपोर्ट ऑन ऑब्सोलीट स्टॉक, वेस्ट एंड स्क्रैप मटेरियल्स। स्टोर कीपर की ये भी ड्यूटी बनती है कि जितने भी स्टॉक्स वेस्ट हैं या खराब हो गए हैं, स्क्रैप मटेरियल्स जितने भी हैं, उसकी रिपोर्ट डिपार्टमेंट्स को करना, उसकी इंफॉर्मेशन और रिपोर्ट्स रेडी करना किसका काम है? स्टोर कीपर का काम होता है। ठीक है बच्चे, यकीन करते हैं इस वीडियो में सारे पॉइंट्स आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे कि स्टोर कीपर की क्या ड्यूटीज एंड फंक्शंस होते हैं। ओके, आप इसको और अच्छे से लिख सकते हैं, कुछ चीज़ें इंक्लूड कर सकते हैं, इन सारे पॉइंट्स को एज अ हेडिंग में कन्वर्ट करके फिर एक्सप्लेन कर सकते हैं। इससे आपका आंसर और ज़्यादा लेंदी होगा और स्ट्रांग होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चैनल पर आप हमारे नए विजिटर हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिलती रहे। इसमें हम देखेंगे बिन कार्ड क्या होता है, साथ ही साथ इसका फॉर्मेट कैसे बनता है वो भी हम देखेंगे। तो वीडियो के साथ इन तक बने रहेगा ताकि हर एक पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। ओके, अ बिन कार्ड ऑल्सो नॉन एज बिन टैग और स्टॉक कार्ड। देखिए बच्चा, जब कभी भी स्टॉक को स्टोर हाउस में रखा जाता है ना, तो उन स्टॉक्स की इंफॉर्मेशन के लिए कुछ कार्ड्स बनाए जाते हैं। उन कार्ड्स में लिखा जाता है कि कौन सा स्टॉक किस डेट का है, कितनी क्वांटिटी में है, कितना ज़्यादा स्टॉक अवेलेबल है और कितना स्टॉक स्टोर से बाहर गया है। ये सारी चीज़ें उस जो बिन कार्ड होता है उसमें मेंशन होती है, साथ ही साथ कितना स्टॉक बचा हुआ ये चीज़ें भी वहाँ पर लिखी जाती हैं। तो वो होता है आपका बिन कार्ड, जिसे आप बिन टैग या स्टॉक कार्ड भी बोलते हैं। ओके, इज़ अ कार्ड शोइंग क्वांटिटेटिव रिकॉर्ड ऑफ द रिसीट्स। ठीक है, दैट मीन्स कि जो भी स्टॉक्स मीन्स मटेरियल स्टोर हाउस को रिसीव हुआ है उसकी सारी की सारी जो क्वांटिटी है ना, उसका रिकॉर्ड होता है कि कितनी क्वांटिटी रिसीव हुई, कितनी क्वांटिटी स्टोर हाउस से बाहर गई है, कितनी क्वांटिटी बची हुई है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें पूरा वहाँ पे रिकॉर्ड की जाती हैं बिन कार्ड में। वो बिन कार्ड जिस भी स्टॉक या मटेरियल से रिलेटेड होता है वहाँ पर उसको रख दिया जाता है उस अलमीरा के पास या फिर उस रैक में जिस रैक में वो पर्टिकुलर स्टॉक या मटेरियल रखा गया है। ओके,
issues and closing balance of the material kept in the corresponding bin। देखिए तो अब जो भी स्टॉक रिसीव हुआ, इशू हुआ, उसका क्या क्लोजिंग बैलेंस बचा हुआ है ना, मटेरियल से रिलेटेड, तो उसके पर्टिकुलर कैरस्पॉन्डिंग बिन के सामने उसको रखा जाता है, किसको, बिन कार्ड को। ठीक है, बिन समझते हैं एक तरह का जैसे अलमीरा होती है ना, तो अलमीरा में क्या होता है, सेक्शंस बने होते हैं। अब किसी सेक्शन में मान लीजिए आप अपनी टी शर्ट रख रहे हैं, पैंट रख रहे हैं, साड़ी रख रहे हैं, सूट रख रहे हैं, ठीक है, फिर आपने उससे रिलेटेड रख दिया कि हाँ इसमें मेरा ये वाला कपड़ा रखा हुआ है, इतने शर्ट्स, इतनी टी शर्ट्स रखी, इस कलर की रखी हुई हैं, ये हटा दी हैं हमने, ये सारी चीज़ें। वैसे ही स्टोर हाउस में भी होता है मटेरियल्स के साथ। ठीक है, द बिन कार्ड इज़ प्लेस्ड इन द बिन और शेल्फ और इज़ हैंग ओवर द अलमीरा और द रैक, अदरवाइज नॉन एज बिन। ठीक है बच्चे, तो जो भी आपका रैक है या अलमीरा है, जहाँ पर भी पर्टिकुलर मटेरियल रखा गया हो, उस मटेरियल से रिलेटेड उस पर्टिकुलर बिन कार्ड को उस बिन में या शेल्फ में टांग दिया जाता है। ठीक है, लगा दिया जाता है उनके साथ कि जानकारी मिल सके। जैसे ही आप उसको देखोगे बिन कार्ड को, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ ये पर्टिकुलर मटेरियल इस अलमीरा के इस शेल्फ में रखा है, इस रैक पे रखा हुआ है, इस इतनी क्वांटिटी का है। ठीक है, ये सारी चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी जानना। एंड देन separate bin cards are prepared for each item of stores and if two different materials are kept in one almirah। देखिए अगर डिफरेंट टाइप का मटेरियल है और उसको एक ही अलमीरा में रख दिया गया है, तो वहाँ पर क्या होता है कि दोनों मटेरियल के लिए अलग अलग बिन कार्ड्स प्रिपेयर किए जाएंगे, है ना, हर एक के लिए, और फिर उनको उसके साथ रख दिया जाएगा। ओके, सो 2 बिन कार्ड्स, 1 फॉर ईच, आर प्रिपेयर्ड ट्रीटिंग द अलमीरा एज 2 बिन्स। ठीक है, तो एज अ 2 बिन्स की तरीके से उसको यूज़ किया जाएगा और 2 तरह के मटेरियल के लिए 2 तरह का कार्ड भी, बिन कार्ड प्रिपेयर किया जाएगा और उस अलमीरा में रख दिया जाएगा। ठीक है, हैंग कर दिया जाएगा, लटका देंगे तो आपको आसानी से पता चल जाएगा कि कौन सा सामान कहाँ पे रखा हुआ है। ओके बच्चा, अब हम बात कर लेते हैं कि इसका जो फॉर्मेट होता है वो कैसे प्रिपेयर होता है, और उसी फॉर्मेट को फॉलो करते हुए अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं पेपर में तो आप उसको कर पाएंगे बहुत ईजीली। ठीक है बच्चा, तो देखिए ये है आपका बिन कार्ड का फॉर्मेट, किस तरीके से आप इसको प्रिपेयर करते हैं। मान लेते हैं कोई कंपनी है ABC लिमिटेड, उनका ये पूरा बिन कार्ड है। अब यहाँ पे वो बिल नंबर, मटेरियल कोड, नेम ऑफ मटेरियल, लोकेशन, स्टोर लेजर, फोलियो नंबर, यहाँ पर आप ये चीज़ें मेंशन करते हैं। उसके पास मैक्सिमम लेवल, दैट मीन्स कि मैक्सिमम लेवल ऑफ स्टॉक कितना है वो उसको यहाँ पे मेंशन किया जाता है। मिनिमम लेवल ऑफ स्टॉक को यहाँ पे मेंशन किया जाता है, ऑर्डरिंग लेवल के स्टॉक को यहाँ मेंशन किया जाता है, एंड जो आपका ऑर्डरिंग क्वांटिटी होती है उसको यहाँ मेंशन करते हैं, यूनिट्स को यहाँ मेंशन किया जाता है। ठीक है, अब ये टेबल पूरी प्रिपेयर की जाएगी कि कितना मटेरियल स्टोर को टोटल मटेरियल रिसीव हुआ था, उस रिसीव हुए मटेरियल में से कितना मटेरियल इशू हुआ। इशू का मतलब होता है कि स्टोर से बाहर जाना, है ना, कि स्टोर से कितना मटेरियल बाहर चला गया है। अब जितना मटेरियल चला गया उसको जब आप माइनस करेंगे तो उसके बाद अब कितनी क्वांटिटी का मटेरियल आपके वेयर हाउस में या स्टोर हाउस में बचा हुआ है। ठीक है बच्चा, तो ये जानने में बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। तो ये पूरा टेबल बनानी पड़ती है। अब कॉलम में अगर बात करें रिसीट्स की, तो ये है डेट है, और GRN नंबर की अगर हम बात करें तो ये होता है गुड्स रिसीव नोट्स होता है आपका। जो गुड्स रिसीव होगा तो उसका एक नोट होता है, नंबर जनरेट होता है, तो वो यहाँ पे आप फिल करते हैं। देन कितनी क्वांटिटी का रिसीव हुआ था, है ना, किस डेट को हुआ था। ठीक है, तो ये तो आपका रिसीव का कॉलम हो गया, डेट, GRN नंबर एंड क्वांटिटी है जब रिसीव हुआ होगा। अब बात करते हैं इशू की, तो किस डेट को मटेरियल स्टोर से बाहर गया है, एंड REQN का मतलब है रिक्विजिशन नंबर। ठीक है, तो ये कितना ज़्यादा रिक्वेजेशन नंबर का मतलब होता है कि सामान बाहर से जब लोग मंगाते हैं तो रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें इस सामान की ज़रूरत है और हमें भेज दीजिए, तो स्टोर हाउस उनको भेज देता है। ठीक है, उनके रिक्वेस्ट पे तो वो नंबर यहाँ पे फिल होगा, कितनी क्वांटिटी में उन्होंने मांगा हुआ है सामान, वो क्वांटिटी फिल होगी। अब क्या बैलेंस बच गया, बैलेंस में अब क्वांटिटी भी तो मेंशन करेंगे आप, कितनी क्वांटिटी का सामान बचा हुआ है अभी भी, कितनी जो डेट है उस टाइम की डेट क्या है जब बचा हुआ है मटेरियल। ओके, अब चीज़ों को चेक करते हैं। एंड इनिशियल्स की अगर कितनी सामान की आपको स्टार्टिंग में ज़रूरत पड़ेगी, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की जाती हैं बच्चे। ठीक है, तो ये पूरा फॉर्मेट किसका है, बिन कार्ड का फॉर्मेट है। इसी फॉर्मेट के बेसिस पे आप अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं तो आप प्रिपेयर कर सकते हैं। यकीन करती हूँ इस वीडियो में आपको बिन कार्ड अच्छे से समझ में आ गया होगा कि बिन कार्ड क्या होता है, उसकी मीनिंग क्या होती है, उसका फॉर्मेट कैसे बनता है। ठीक है, और प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं तो कैसे सॉल्व करते हैं। अगर आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी जानने हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं से 1-2 प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी करवा दूँगी तो आपको, ताकि
आसानी से आपको हर एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाए। ओके, आपका बुक्स फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ मटेरियल्स, दैट मीन्स कि जो भी मटेरियल्स स्टोर हाउस में आता है उसके लिए ऐसी कौन कौन सी बुक्स हैं जो प्रिपेयर की जाती हैं, मटेरियल्स को रिकॉर्ड किया जाता है उन बुक्स में। इस वीडियो में हम इन्हीं चीज़ों को डिस्कस करेंगे, तो वीडियो के साथ इन तक बने रहेगा ताकि हर एक पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। मोस्टली ये जो बुक्स होती हैं ये जो स्टोर अकाउंटेंट होते हैं उनके द्वारा प्रिपेयर की जाती हैं, स्टोर कीपर के थ्रू भी इसको प्रिपेयर किया जाता है। अगर हम फर्स्ट बुक की बात करें बच्चा, तो वो है आपका मटेरियल इनवर्ड बुक्स। मटेरियल इनवर्ड दैट मीन्स की परचेज, ठीक है ना, कि जो भी मटेरियल परचेज हो रहा है उस बुक को इसमें क्या किया जाता है, इस बुक में जो भी मटेरियल की डिटेल्स होती हैं उनको रिकॉर्ड करके रखा जाता है। सो दिस बुक इज़ प्रिपेयर्ड बाय द स्टोर कीपर, जो स्टोर हाउस की देखभाल करते हैं उनके द्वारा इसको प्रिपेयर किया जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ गुड्स रिसीव्ड नोट, जो भी मटेरियल रिसीव हुआ है, ठीक है ना, वो मटेरियल कुछ रिसीव नोट के साथ आता है, गुड्स रिसीव नोट जिसको आप बोलते हैं, उसके थ्रू उसके ही आधार पर, उस नंबर या नोट के आधार पर उसको प्रिपेयर किया जाता है। ऑल द मटेरियल विच हैव बीन परचेज्ड एंड केप्ट इन स्टोर आर रिकॉर्डेड इन दिस बुक। तो जो भी मटेरियल परचेज किया गया है एंड परचेज करने के बाद जो मटेरियल स्टोर हाउस में रखे गए हैं पहले से भी, उन सभी को इसमें रिकॉर्ड किया जाता है। कौन सी बुक में? मटेरियल इनवर्ड बुक में। इसको आप मटेरियल परचेज बुक भी बोल सकते हैं, ठीक है बच्चा। सेकेंड बुक की बात करेंगे, मटेरियल इशू बुक। अब मटेरियल इशू बुक क्या होता है कि जो भी परचेज मटेरियल स्टोर हाउस में पहले से स्टोर करके रखा गया है उसमें से कुछ मटेरियल इशू किया जाता है, मीन्स स्टोर हाउस से बाहर भेजा जाता है जब काम पड़ती है, जहाँ पर भी ऑर्डर होता है वहाँ पर, ठीक है, उसको यूज़ करने के लिए भेजा जाता है। एंड जो इशू बुक होती है इसमें उससे रिलेटेड उस मटेरियल को रिकॉर्ड करते हैं। दिस बुक इज़ प्रिपेयर ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल रिक्विजिशन फॉर्म। Those material which are issued from store for completion of any work order, job or department are recorded in this book। ठीक है, तो जो भी जिस भी ऑर्डर, जॉब या डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, जहाँ पर भी इस मटेरियल को इशू किया गया है, उन मटेरियल से रिलेटेड जो भी रिकॉर्ड्स हैं इस मटेरियल इशू बुक में रिकॉर्ड किए जाते हैं। ठीक है बच्चे, क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। एंड थर्ड इज मटेरियल रिटर्न बुक। So this book is prepared with the help of material return note. When a department sends the unconsumed material back to store, then it is recorded in this book। देखिए बच्चा, जो मटेरियल इशू किया गया था ना किसी काम को कंप्लीट करने के लिए, जैसे हमने पहले बोला था मटेरियल इशू बुक में कौन से रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं, जितने भी मटेरियल इशू किए गए उनको रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। तो अब वो इशू मटेरियल जहाँ भी भेजा गया था उस मटेरियल को अगर वो वहाँ पर यूज़ नहीं हुआ है, कंज्यूम नहीं हो पाया है, अनकंज्यूम्ड मटेरियल है, तो उसको वापस से स्टोर हाउस में भेज दिया जाता है, ठीक है। तो ऐसे रिटर्न गुड्स को किस में रिकॉर्ड किया जाता है? मटेरियल रिटर्न बुक में, ठीक है। तो जो भी मटेरियल रिटर्न नोट होगा उसके आधार पर उसको रिकॉर्ड किया जाता है। फोर्थ की बात करेंगे जिसका नाम है मटेरियल ट्रांसफ़र बुक, ठीक है बच्चा। जब कभी भी एक डिपार्टमेंट से किसी दूसरे डिपार्टमेंट में मटेरियल को भेजा जाता है तो हम उसको बोलते हैं मटेरियल ट्रांसफ़र बुक, और फिर इस बुक में उस मटेरियल से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड किया जाता है। दिस बुक इज़ प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल ट्रांसफ़र नोट। व्हेन अ सर्टेन मटेरियल इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर डिपार्टमेंट, देन रिकॉर्ड्स आर मेड इन दिस बुक, ठीक है बच्चा। तो इस बुक में उसी गुड्स को या मटेरियल को रिकॉर्ड किया जाता है जिसको ट्रांसफ़र किया जाता है। नेक्स्ट बुक है आपका स्टोर लेजर बुक। अ डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस बुक इज गिवन एज अंडर, ठीक है बच्चा। इस बुक के अंतर्गत क्या होता है कि उन सभी मटेरियल से रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन, डिस्क्रिप्शन जो भी होता है दिया रहता है, डिटेल में क्या है, कौन सा मटेरियल कब कहाँ पर कितना इशू किया गया था। ये ठीक वैसा ही जैसे मैंने बिन कार्ड को बताया था कि बिन कार्ड क्या होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, इसकी क्वांटिटी, उसकी वैल्यू है, उसकी वॉल्यूम, उसका प्राइस, इसमें सब कुछ हर एक चीज़ स्टोर लेजर बुक में डिटेल में मेंशन होती है। ओके बच्चे, सो यकीन करती हूँ इस वीडियो में आपको सारे बुक्स समझ में आ गए होंगे जो भी मटेरियल से रिलेटेड होते हैं, जिन भी बुक्स में मटेरियल्स को रिकॉर्ड करके रखा जाता है। ओके, सारे इंपॉर्टेंट बुक्स थे। यकीन करती हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चैनल पर हमारे नए विजिटर हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिलते रहे। इसमें देखेंगे हम प्राइसिंग ऑफ मटेरियल इशूड। देखिए बच्चा, जब कभी भी जो भी
मटेरियल स्टोर हाउस में रखा होता है, वहाँ से उसको इशू किया जाता है ना, तो ये डिसाइड करना कि किस प्राइस पर इशू पे परचेज़ करते हैं, डिफरेंट प्राइस होता है उनका, तो ये डिसाइड करना कि किस प्राइस पे हमें मटेरियल स्टोर से इशू करना है वो थोड़ा सा मुश्किल होता है और उसको डिटरमिन करना आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में हर एक मेथड को हम डिस्कस करेंगे, तो वीडियो साथ एंड तक बने रहिएगा ताकि हर एक पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। ओके, सो द मटेरियल इशूड फ्रॉम द स्टोर आर परचेज इन डिफरेंट डेट्स एंड एट डिफरेंट प्राइजेस। ठीक है बच्चे, जनरली द परचेज प्राइस एंड मार्केट प्राइस ऑल्सो डिफर, एट वॉट रेट द मटेरियल इशूड फ्रॉम द स्टोर शुड बी प्राइस्ड। तो क्या प्राइस होना चाहिए कि जब भी मटेरियल को इशू किया जाए तो उसी प्राइस पर इशू किया जाए स्टोर से। ठीक है बच्चा, क्योंकि डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट प्राइजेस पे आप उन मटेरियल्स को परचेज करते हैं। ओके, तो अगर हम प्रिंसिपल मेथड की यहाँ पे हम बात करें, जिसमें फर्स्ट मेथड आता है आपका कॉस्ट प्राइस मेथड्स। अब कॉस्ट प्राइस मेथड्स में 5 तरह के मेथड्स आते हैं, जिसमें होता है आपका फीफो मेथड। फीफो मीन्स फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, दैट मीन्स कि जो आपने सबसे पहले मटेरियल परचेज किया है उसको आप सबसे पहले इशू करेंगे बच्चे। ठीक है, मीन्स डेट वाइज अगर हम देखें तो जो मटेरियल सबसे पहले इशू हुआ है उसको आपको सबसे पहले आउट करना है, मीन्स इशू करना है। ठीक है, तो ये होता है आपका फीफो मेथड। इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे सारे ही मेथड्स को। ठीक है, और सेकेंड है आपका लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, जिसको आप शॉर्ट में बोलते हैं लीफो मेथड। लास्ट इन का मतलब होता है कि जो आपने मटेरियल सबसे लास्ट में परचेज किया उसको आप सबसे पहले इशूड करेंगे। ठीक है बच्चे, थर्ड है हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट। अब हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब कि जो सबसे हाईएस्ट है, ठीक है, आप उसको इशू करेंगे सबसे पहले। ओके, आपने अगर पढ़ा है तो आपने क्लास 12 में पढ़ा होगा, एक और मेथड होता था जिसको हम बोलते थे मीफो मेथड। तो हम मिडल पोर्शन को ध्यान रख देते थे कि उसका प्राइस और क्वांटिटी क्या है, लेकिन यहाँ पर वो चीज़ नहीं है। फोर्थ मेथड है इसी में आपका कॉस्ट प्राइस मेथड का जो फोर्थ है वो है बेस स्टॉक मेथड। फिफ्थ है आपका स्पेसिफिक प्राइस मेथड। ठीक है बच्चा, तो ये स्टॉक पे बेस्ड होगा याला और ये प्राइस पे बेस्ड होगा। तो इन सभी को हम डिटेल में समझेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं जो नेक्स्ट मेथड है वो है आपका एवरेज कॉस्ट प्राइस मेथड। एवरेज कॉस्ट प्राइस मेथड में कुछ प्राइस को उसका एवरेज निकाला जाता है सारे प्राइस का, फिर उसके बेसिस पे उनको इशू किया जाता है। जैसे सिंपल में फर्स्ट मेथड आता है आपका सिंपल प्राइस मेथड, सेकेंड है वेटेड प्राइस मेथड। इसको कैसे क्या होता है, तो इसकी क्या चीज़ें हैं, इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसकी मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या होंगे, हम वो सारी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो के साथ अभी एंड में बने रहिएगा ताकि और जो मेथड है वो आप जान सकें। ठीक है, और इन सभी को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, इनके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी देखेंगे लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। अभी आज के इस वीडियो में हम देखेंगे थ्योरी पोर्शन कि कौन कौन से मेथड होते हैं। ठीक है बच्चा, मार्केट प्राइस मेथड, जिसमें आपका आ जाता है रिप्लेसमेंट प्राइस मेथड और रियलाइजेबल प्राइस मेथड। ठीक है बच्चे, तो इसके बेसिस पे भी इशू होता है मटेरियल आपका। नेक्स्ट है आपका नोशनल प्राइस मेथड, जिसमें आपका स्टैंडर्ड प्राइस मेथड एंड इन्फ्लेटेड प्राइस मेथड को यूज़ किया जाता है। ये किस तरीके से यूज़ होते हैं, क्या इनकी मीनिंग होती है, इसकी मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या हो सकते हैं, साथ ही साथ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं, ये सभी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसमें हम देख रहे हैं प्राइस ऑफ मटेरियल इशूड में कौन कौन से मेथड हैं जिनको फॉलो किया जाता है, और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फीफो मेथड क्या होता है, उसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, उसके डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। तो वीडियो के साथ इन तक बने रहेगा ताकि हर एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाए। साथ ही साथ इस फीफो मेथड का कहाँ पर क्या इम्पैक्ट्स पड़ता है वो भी देखेंगे। ओके, तो देखते हैं क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फीफो मेथड होता क्या है। फीफो मेथड का यहाँ पे जो फुल फॉर्म है ना बच्चा फीफो का, वो है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। दैट मीन्स कि हम जो भी मटेरियल सबसे पहले परचेज करेंगे और वो स्टोर हाउस को रिसीव होगा, वही मटेरियल सबसे पहले स्टोर से इशू होगा। ठीक है ना, मीन्स जहाँ पर भी काम हो रहा होगा ज़रूरत के अकॉर्डिंग उस मटेरियल को इशू किया जाएगा और उस जगह पर भेज दिया जाएगा। ठीक है, so under this method the material first received in the store are the first to be issued। तो जो सबसे पहले स्टोर में रिसीव हो रहा है वही सबसे पहले इशू होगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, फीफो मेथड का सिंपल सा यही रूल है। ठीक है, जब तक पहली वाली क्वांटिटी में जो पहले मटेरियल जितना भी रिसीव हुआ था
जब तक उसकी सारी क्वांटिटी फिनिश नहीं हो जाती तब तक दूसरी डेट वाला जो मटेरियल परचेज़ किया गया है उसको इशू नहीं किया जाएगा। जब पहला ख़त्म हो जाएगा स्टॉक तभी दूसरे में से इशू किया जाएगा। ठीक है, इसके अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चन चाहेंगे करवाने के लिए बोलेंगे कमेंट सेक्शन में तो मैं इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को भी सॉल्व करके बताऊंगी कि कैसा होता है। ओके, बट जनरली ये इतना इम्पॉर्टेंट चैप्टर नहीं है प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में। हाँ, थ्योरी में पूछ लेते हैं, जो 2 मार्क्स की थ्योरी आती है कि ये क्या होते हैं मेथड्स, कौन कौन से होते हैं, क्या इनके मीनिंग एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस होते हैं। ठीक है, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बहुत रेयर पूछता है। अगर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बोलेंगे तो मैं उस पर वीडियोज़ ज़रूर बनाऊँगी। अब हम देख लेते हैं इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं। सिंपल एंड ईजी, ये बहुत सिंपल होता है। इसलिए क्योंकि जैसा बताया कि यहाँ पर जो मटेरियल आपने परचेज़ किया है, जो सबसे पहले मटेरियल आया वही सबसे पहले इशू होगा यहाँ पर। तो थोड़ा दिमाग नहीं लगाना होता है, यहाँ पे कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा नहीं करनी, और जिस प्राइस पे रिसीव हुआ उसी प्राइस पे इशू भी कर देना है। ठीक है, बहुत ईजी होता है। लॉजिक इसलिए यहाँ पे काम करता है, फीफो मेथड का जो नाम है इसमें लॉजिक यही है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो मटेरियल सबसे पहले रिसीव हुआ है वही मटेरियल सबसे पहले इशू किया जाएगा, ये है इसका मेन लॉजिक। ठीक है, वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक एट मार्केट प्राइस। अब जो भी स्टॉक बच जाएगा एट द एंड ऑफ द जो भी उनका काम है उसके टाइम पे। ठीक है, जैसे मान लीजिए मटेरियल जो है बहुत सारे अलग अलग डेट पे अलग अलग मटेरियल स्टोर को रिसीव हुए हैं और उसमें से कुछ मटेरियल आपने इशू भी किया हुआ है। ठीक है, तो अब जितना आपने इशू किया वो तो ठीक है कि वो बाहर चले गए स्टोर से, लेकिन जो मटेरियल स्टोर में रह गए हैं, ठीक है, जिनका स्टॉक बच गया स्टोर हाउस में, उनका यहाँ पर जो उस स्टॉक का जो वैल्यूएशन है वो मार्केट प्राइस पर होता है। ठीक है बच्चा, तो ये इसका एक एडवांटेज है। फिर यूजफुल इन केस ऑफ फॉलिंग प्राइजेस, जब प्राइजेस गिरने लगते हैं, ठीक है ना, तो वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा ये वाला जो मेथड है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट है आपका इशू एट परचेज प्राइस। अब जो भी मटेरियल की ज़रूरत है जहाँ भी काम हो रहा है तो स्टोर से जब इशू किया जाएगा तो वो परचेज प्राइस पर ही इशू किया जाएगा, मीन जितने में ख़रीदा था उतने में ही वो इशू हो जाएगा और उस जगह पर पहुँच जाएगा। ठीक है बच्चा, फिर सिंपल टू ऑपरेट, इसको यूज़ करना है इस फीफो मेथड को, ये बहुत ज़्यादा आसान होता है। क्योंकि आपको पता है कि जब तक पहले वाला जो स्टॉक है वो उसका मटेरियल ख़त्म नहीं होगा तब तक हम दूसरा वाला यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है बच्चों, तो ये सिंपल टू ऑपरेट में हेल्पफुल है। देखते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ फीफो मेथड। सो डिफ़िकल्ट इन स्टोरेज। देखिए बच्चा, एक ही दिन में कई सारे प्रोडक्ट परचेज़ किए जाते हैं तो अलग अलग जो मटेरियल होता है उसको स्टोर करके रखने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी यहाँ पे होती है इस मेथड के थ्रू। ठीक है, तो ऐसा माना जाता है कि जो फीफो मेथड है वो स्टोरेज के टाइम प्रॉब्लम क्रिएट करता है। फिर है डिफरेंट प्राइजेस ऑन सेम डेट। अब देखिए, सेम डेट पे आप डिफरेंट रेट के डिफरेंट मटेरियल को परचेज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। उनके प्राइजेस को मेंशन करना मुश्किल हो जाते हैं। डिफरेंट प्राइजेस होते हैं, सेम डेट में कई सारे परचेजेस होते हैं, तो इस वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ठीक है, फिर है डिफरेंस इन कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस। अब जो भी मटेरियल है उनकी जो कॉस्ट प्राइस है और उनकी जो मार्केट प्राइस है वो डिफरेंस होते हैं, तो उनमें डिफरेंसेस होने के कारण भी यहाँ पर प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। फिर है आपका नॉट सुटेबल व्हेन प्राइस राइज। अब जब कभी भी प्राइस राइज होगा, मीन्स जब मटेरियल्स के जो प्राइस है वो जब महंगे होंगे, बढ़ेंगे, तो वहाँ के लिए ये वाला जो मेथड है फीफो मेथड वो सूट नहीं करेगा उसको। ठीक है, फिर है पॉसिबिलिटी ऑफ क्लेरिकल एरर। क्लेरिकल एरर मीन्स जो आप वो एंट्री पास आउट करते हैं, है ना, तो यहाँ पर क्लेरिकल एरर की जो मिस्टेक्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। ठीक है, मीन्स जब आप लिख रहे होते हैं, क्योंकि आपने जैसे कि सेम डेट पे डिफरेंट प्राइजेस पे मटेरियल रिसीव हो रहा है, एक दिन में कई तरह के मटेरियल रिसीव हो रहे हैं डिफरेंट प्राइजेस के, तो वहाँ पर क्या होता है कि मिस्टेक हो सकती है। मान लीजिए कोई 100 रुपये का प्रोडक्ट खरीदा है, कोई 10 रुपये पर क्वांटिटी के हिसाब से खरीदा गया है, यूनिट के हिसाब से, तो वहाँ पर प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, तो क्लेरिकल एरर यहाँ पर क्रिएट हो जाती है। अब हम बात करेंगे इम्पैक्ट्स ऑफ फीफो मेथड क्या होता है।
इम्पैक्ट्स ऑफ फीफो मेथड की बात करें तो फर्स्ट है इम्पैक्ट ऑन कॉस्ट। जाहिर सी बात है फीफो मेथड का सबसे पहला जो प्रभाव पड़ेगा वो पड़ेगा आपके कॉस्ट पे। दैट मीन्स कि कितने का मटेरियल परचेज किया गया, कितना इशू किया गया है, उसका जो स्टॉक बच गया उसका वैल्यूएशन किस प्राइस पे हो रहा है ना, ये सारी चीज़ें। फिर इम्पैक्ट ऑन इन्वेंट्री। अब जो इन्वेंट्री समझते हैं बच्चे, स्टॉक को हम इन्वेंट्री बोलते हैं। मीन जो मटेरियल आपने खरीदा तो जितनी उसकी जो क्वांटिटी है ना, स्टॉक जो है उसको इन्वेंट्री बोलते हैं। तो स्टॉक पे भी प्रभाव पड़ता है। पहला लागत पे प्रभाव पड़ेगा, दूसरा है आपका इन्वेंट्री पे प्रभाव पड़ेगा, फिर इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिट। जाहिर सी बात है आप जब इस तरह के काम कर रहे होते हैं तो प्रॉफिट भी देखा जाता है कि किस तरह से प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रॉफिट पर भी प्रभाव पड़ता है फीफो मेथड का। यकीन करती हूँ इस वीडियो में आपको फीफो मेथड, उसकी मीनिंग, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, साथ ही साथ इम्पैक्ट समझ में आ गए होंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चैनल पर हमारे नए विजिटर हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिलती रहे। लीफो मेथड, इसकी मीनिंग को डिस्कस करेंगे, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस एंड इसका क्या इम्पैक्ट्स पड़ता है। ठीक है, तो वीडियो साथ एंड तक बने रहेगा ताकि हर एक पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो अगर बच्चा हम बात करें लीफो मेथड की, तो लीफो का फुल फॉर्म होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। दैट मीन्स जो भी मटेरियल आपने सबसे लास्ट में परचेज किया हुआ है उसको आप सबसे पहले इशू करेंगे। ठीक है, अब लास्ट में परचेस करने का मतलब क्या होता है, जब कभी भी जो स्टोर हाउसेस होते हैं उनको मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है तो सामान को ख़रीद कर स्टोर हाउस में रख लेते हैं। ठीक है, अब जो भी बिजनेस हो रहे हैं, उनका जो भी काम हो रहा है, जहाँ भी हो रहा है, तो उस वर्क से रिलेटेड जो भी मटेरियल उनको चाहिए होता है वो अवेलेबल होता है स्टोर हाउस में। ठीक है, तो जब कभी भी स्टोर हाउस से मटेरियल को जहाँ पर भी काम हो रहा है वहाँ पर भेजा जाता है तो हम उसको बोलते हैं कि मटेरियल इशू किया गया है। तो जो भी मटेरियल आपने स्टोर हाउस में सबसे लास्ट में परचेज करके लेकर आएंगे उसको सबसे पहले बाहर भेजेंगे। दैट मीन्स कि इशू करेंगे। कहाँ पर? वर्क प्लेस पे, जहाँ भी काम हो रहा होगा, जहाँ भी उस मटेरियल की, सामान की नीड होगी, वहाँ पर उसको इशू कर दिया जाता है। क्लियर हुआ इतना पॉइंट बच्चे? इसकी मीनिंग देख लीजिए। इन दिस मेथड द मटेरियल परचेज्ड इन द लास्ट आर इशूड फर्स्ट ऑन द कॉस्ट प्राइस। ठीक है, जो भी मटेरियल आप लास्ट में परचेज करेंगे उसको सबसे पहले इशू करेंगे, और वो भी किस प्राइस पे? कॉस्ट प्राइस पे। ये भी ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट है आपका, इसके देखेंगे हम एडवांटेजेस क्या क्या हो सकते हैं। तो फर्स्ट है इजी मेथड। तो जैसे आपका फीफो मेथड होता है ना, कि उसमें क्या होता है कि जो आपका फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मीन जो सबसे पहले खरीदते हैं आप उसको सबसे पहले इशू करते हैं। ऐसे ही आपका ये मेथड भी बहुत इजी होता है इसको करना। ठीक है, कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाती है क्योंकि आपको क्लियर है जो लास्ट डेट होगी, लास्ट डेट में जो परचेज हुआ है वही मटेरियल सबसे पहले इशू होगा। तो ये बहुत ही इजी मेथड हो जाता है। सेकेंड पॉइंट की बात करें, सो इशू प्राइस नियर टू मार्केट प्राइस। अब यहाँ पर जो इशू प्राइस होता है वो मार्केट प्राइस के आसपास ही रखा जाता है। ठीक है, मार्केट प्राइस आप कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ज़्यादातर क्या होता है कि कॉस्ट प्राइस के नियर होता है, मार्केट प्राइस के नियर होता है, तो बहुत ज़्यादा डिफ्रेंशिएट नहीं करता, तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस बहुत ज़्यादा नहीं आता है। मीन्स ना प्रॉफिट होता है ना लॉस होता है। ठीक है, फिर है इशू एट परचेज प्राइस। अब यहाँ पर परचेज प्राइस पर भी इसको इशू कर सकते हैं। मीन जितने का सामान खरीदा था उतने पर ही उसको इशू भी कर देना, जहाँ पर भी ज़रूरत है उस मटेरियल की। फिर है सुटेबल फॉर प्राइजेस आर इंक्रीजिंग। जब कभी भी मार्केट में प्राइस राइज हो रहा होगा, प्राइस राइज का मतलब है कि महंगाई बढ़ रही होगी, जो भी मटेरियल्स है उनके अगर प्राइसेस बढ़ रहे होंगे तो वहाँ पर भी ये वाला जो मेथड है सुटेबल होगा। लेकिन फीफो मेथड के केस में ऐसा नहीं होता था। ठीक है, मुश्किल आती थी उसको समझ पाना, वो सुटेबल नहीं होता था इस केस में। नेक्स्ट है सिंपल टू ऑपरेट। आप इस मेथड को बहुत ईजीली ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है, मटेरियल की कॉस्ट फाइंड आउट करने के लिए इन्वेंट्रीज की, तो सिंपल इसलिए क्योंकि आपको पता है लास्ट इन फर्स्ट आउट है, तो जब तक लास्ट का मटेरियल जो है, जितनी भी उसकी यूनिट्स हैं, क्वांटिटी है, यूज़ नहीं हो जाती तब तक आप दूसरे वाले को हाथ भी नहीं लगाएंगे। तो जितने का लास्ट यूनिट बचेगा, लास्ट यूनिट होता है, उतने में ही वो उसको इशू किया जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। डिसएडवांटेजेस की बात करें तो क्या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं, तो फर्स्ट है आपका वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। यहाँ पर जो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन है उसको किया जाता है। क्लोजिंग स्टॉक का जो वैल्यूएशन जो होता है बच्चा, वो बहुत ही ओल्ड प्राइस पे होता है। ओल्ड प्राइस दैट मीन्स कॉस्ट प्राइस पे होता है।
ठीक है, मोस्टली कॉस्ट प्राइस पे होता है, लेकिन उससे भी ओल्ड प्राइस हो सकता है कि उस मटेरियल का जो ओल्ड प्राइस होगा उस पर वैल्यूएशन किया जाए क्लोजिंग स्टॉक का। तो यहाँ पर क्या होता है कि थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कि क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्ट क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू जानना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ओल्ड प्राइस फॉलो किया जा रहा है, करंट प्राइस फॉलो नहीं किया जा रहा है। लेस प्रैक्टिकल की बात करें तो फीफो मेथड बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस में होता है, तो प्रैक्टिकली यूज़ करना ईजी हो जाता है। ये थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि इसको कम यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है प्रॉब्लम ऑफ स्टोरिंग। अब देखिए डिफरेंट डेट पे डिफरेंट मटेरियल्स को परचेज किया जा रहा है, जिनके प्राइजेस भी डिफरेंट होते हैं। अब उनको स्टोर करने के लिए आपको स्टोर हाउस में स्पेस चाहिए होगा, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्पेस की प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है, क्योंकि हर एक मतलब सेम डेट पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स को परचेज़ किया जाता है, डिफरेंट मटेरियल्स को सेम डेट पे परचेज़ किया जाएगा, तो ज़्यादा मटेरियल आ रहा है वेयर हाउस में, तो उसको आप स्टोर कैसे करके रखेंगे, तो इसलिए प्रॉब्लम होती है, तो बहुत ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत पड़ती है। फिर ये वेरिएशन इन प्राइजेस। अब यहाँ पर वेरिएशन होता है क्योंकि सेम डेट पे डिफरेंट प्राइजेस के मटेरियल को परचेज़ किया जाता है और स्टोर हाउस में स्टोर करके रखा जाता है, तो प्राइजेस में वेरिएशन होने के कारण भी यहाँ पर प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है इस मेथड में। फिर है आपका यहीं पर हम देखेंगे इम्पैक्ट्स ऑफ लीफो मेथड। देखेंगे इम्पैक्ट्स ऑफ लीफो मेथड। सो फर्स्ट पॉइंट है आपका इम्पैक्ट ऑन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जो भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन पे जो भी कॉस्ट आ रही है उस पर इसका प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि जो आप यहाँ पर इशू करते हैं मटेरियल वो सबसे लास्ट वाला मटेरियल इशू होता है, तो प्रोडक्शन के काम में थोड़ी सी डिले हो जाती है कि ये समझने में कि लास्ट में आते आते एट द एंड कितना मटेरियल स्टोर हाउस में बचा रहेगा, तो प्रोडक्ट को कितना हम बनाना है, कितनी क्वांटिटी में बनाना है, उसका क्या प्राइस होगा, कितनी कॉस्ट रहेगी, ये सारी चीज़ें डिटरमिन करना थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है, तो प्रोडक्शन की कॉस्ट पर भी प्रभाव पड़ता है। फिर इम्पैक्ट ऑन इन्वेंट्री वैल्यूएशन। अब क्लोजिंग स्टॉक कितना बचेगा, है ना, जो भी इन्वेंट्रीज बच जाएंगी उनका वैल्यूएशन कैसे होगा, कैसे किया जाएगा, उस पर भी प्रभाव पड़ता है। फिर इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिट। इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिट, अब जो भी मटेरियल इशू किया जा रहा है, परचेज किया जा रहा है, उससे कितना प्रॉफिट होगा, कब होगा और किस प्राइस पे इशू हो रहा है ना, ये सारी चीज़ें जब आप लेकर चलते हैं तो प्रॉफिट पर भी इसका असर पड़ता है। तो ये जो लिफो मेथड है वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इन्वेंट्री वैल्यूएशन एंड प्रॉफिट पर, इन तीनों पर इम्पैक्ट्स डालता ही है। ओके बच्चे, सो यकीन करती हूँ इस वीडियो में आपको लिफो मेथड अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कहेंगे कि इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को सॉल्व कराइए तो उसको भी कराएंगे, बहुत ईजी होता है, बस कुछ टेबल्स बनानी होती हैं, उन टेबल्स के अकॉर्डिंग ही आपको काम करना होता है, क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चैनल पे आप हमारे नए विजिटर हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको बिल्कुल टाइम पर मिलती रहे। इसमें हम देखेंगे हीफो मेथड क्या होता है। तो अगर हम बात करें हीफो मेथड के फुल फॉर्म की तो ये होता है आपका हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट। आपको पता है बच्चा कि जब कभी भी मटेरियल को परचेज़ किया जाता है तो किसी पर्पस से परचेज़ किया जाता है, मीन्स किसी काम को करने के लिए किया जाता है, और मटेरियल्स को परचेज़ करके स्टोर हाउस में स्टोर करके रख दिया जाता है, ठीक है। और जब कभी भी ज़रूरत पड़ती है, काम लगता है उस मटेरियल का, तो वहाँ से स्टोर से इशू किया जाता है, और स्टोर से उसी मटेरियल को सबसे पहले इशू किया जाता है जिसका जो प्राइस होता है पर यूनिट वो हाई होता है, मीन्स जिसका परचेज प्राइस सबसे ज़्यादा होता है उसी मटेरियल को सबसे पहले इशू किया जाता है। ये है आपका हीफो मेथड, ठीक है। तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहिएगा। इसमें और कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको इंक्लूड किया जाता है उसकी बात भी हम करेंगे, ठीक है, ताकि चीज़ें आपको आसानी से समझ में आ पाएंगी। फिर आप इसके जो क्वेश्चन है आसानी से कर पाएंगे, इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करवाएंगे। पहले हम इसका थ्योरी पोर्शन देख लेते हैं कि हीफो मेथड होता क्या है और कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो इसमें इंक्लूड किए जाते हैं। So in this method, material purchased at the highest price are issued first irrespective of the date of purchase बच्चे। तो यहाँ पर जो भी आपका मटेरियल परचेज किया गया है इस मेथड के थ्रू, उस के हम बात करें तो सबसे पहले उसी मटेरियल को यहाँ पर इशू किया जाएगा जो प्राइस में सबसे हाईएस्ट होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है हमें। And this method is based on the principle that the highly priced material should be consumed at the earliest। यहाँ पे ये earliest है बच्चा, ये ध्यान रखिएगा, आर गायब हो गया, ये earliest है, EARLIEST, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले किसको कंज्यूम किया जाएगा, जो प्राइस में सबसे हाई होगा उसी मटेरियल को सबसे जल्दी कंज्यूम किया जाएगा, करना चाहिए इस मेथड के थ्रू, ठीक है।
नेक्स्ट पॉइंट है आपका द प्रोडक्शन अब्जॉर्ब्स द हाई कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स एंड क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट लोअर रेट। देखिए बच्चा, यहाँ पर जो आपका प्रोडक्शन का काम होता है वहाँ पे हाई कॉस्ट होती है उसको इंक्लूड किया जाता है। साथ ही साथ जो स्टॉक्स बच जाता है, दैट मीन्स कि जो क्लोजिंग स्टॉक होता है उसका वैल्यूएशन जो है वो सबसे लोअर प्राइस पे किया जाता है, उसका लोअर रेट पे यहाँ पे वैल्यू की जाती है। ठीक है। सेकेंड पॉइंट है आपका दिस मेथड इज मेनली यूज्ड इन केस ऑफ कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट्स और मोनोपोली प्रोडक्ट्स एज इट इज़ हेल्पफुल इन इंक्रीजिंग द प्राइस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट और प्रोडक्ट्स। तो ऐसे प्रोडक्ट जहाँ पर भी जो कॉन्ट्रैक्ट के काम होते हैं ना, कॉन्ट्रैक्ट समझते हैं पहले से ऑर्डर दे दिए जाते हैं, पहले से ऑर्डर मतलब कि काम करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाता है। ठीक है, वहाँ पे हेल्पफुल होते हैं। जहाँ पे प्रोडक्ट्स को बनाया जाता है वहाँ पर ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। ठीक है, जो भी आपकी प्राइस अगर इंक्रीज़ हो रही है तो उस टर्म में ये वाला जो मेथड है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कॉन्ट्रैक्ट्स एंड प्रोडक्ट्स की अगर प्राइसेस टाइम टू टाइम बढ़ रही हैं तो वहाँ पर यूज़ करना इस मेथड को हेल्पफुल होता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है आपका दिस मेथड इज सुटेबल in fluctuating market because cost of high priced materials is recovered first। देखिए, मार्केट हम सबको पता है फ्लैक्चुएट करती है, तो जब कभी भी ऐसी कंडीशन आती है जब मार्केट बहुत ज़्यादा फ्लैक्चुएट कर रही मीन्स ज़्यादा कम होता है प्राइस, है ना, मटेरियल्स के, तो ऐसे केस में क्या होता है, यहाँ पर ये ऑलरेडी हाई प्राइस हम मटेरियल्स लेकर चलते हैं तो वो ईजीली सबसे पहले ही रिकवर करने में हेल्पफुल होता है ये मेथड। ठीक है, देन हाउएवर द मेथड हैज़ नॉट बीन अडॉप्टेड वाइडली। इस मेथड को वाइडली अडॉप्ट नहीं किया जाता, मीन्स हर किसी के लिए अडॉप्ट करना इंपॉर्टेंट नहीं होता है और ना ही वो कर पाते हैं। ये ज़्यादातर जैसे कॉन्ट्रैक्ट टाइप के काम होते हैं ना, जिसमें आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, ठीक है, प्रोडक्ट्स को बनाते हैं कॉन्ट्रैक्ट ले करके, तो वहाँ पर ही इस मेथड को अडॉप्ट किया जाता है, वहाँ पर ज़्यादा हेल्पफुल होता है। हर जगह ये यूज़ नहीं हो पाएगा। ठीक है बच्चा, तो ये आपका हीफो मेथड। एंड अभी हम इसी वीडियो में बात कर लेते हैं एक और मेथड की, जो कि है बेस स्टॉक मेथड। क्या होता है, ठीक है। सो बेस स्टॉक मेथड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक मिनिमम लेवल ऑफ जो स्टॉक है वो हमेशा अवेलेबल होता है स्टोर हाउस में, उसको मेंटेन करके रखा जाता है। तो चलिए इसकी भी देख लेते हैं ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिसको इंक्लूड किया जाता है। सो अंडर दिस मेथड अ सर्टेन मिनिमम स्टॉक ऑफ मटेरियल एट अ स्पेसिफिक रेट इज ऑलवेज मेंटेन्ड एंड मूवमेंट ऑफ स्टॉक टेक्स प्लेस अबव दिस मिनिमम बेस स्टॉक। ठीक है बच्चा, तो अगर हम बात करें तो एक निश्चित मात्रा में जो स्टॉक है मटेरियल का उसको पर्टिकुलर स्पेसिफिक रेट के अकॉर्डिंग हमेशा मेंटेन करके रखना इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, उसके स्टॉक्स को जैसे ही अगर वह उसका स्टॉक जैसे ही ख़त्म होता है, मान लीजिए कम हो रहा है, वैसे ही और स्टॉक्स को लेकर आ जाते हैं उसकी जगह पे, उसको रखा जाता है, उसको मेंटेन करके रखा जाता है। ये इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि बेस स्टॉक का मतलब ही है कि वो मिनिमम लेवल ऑफ स्टॉक जो है मटेरियल्स का वो अवेलेबल होना चाहिए स्टोर हाउस में। ठीक है, दिस मेथड इज़ यूजफुल इन दोज इंडस्ट्रीज वेयर रॉ मटेरियल्स आर द बेसिक मटेरियल्स फॉर एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर ये जो मेथड है कहाँ पर यूँ, तो उन इंडस्ट्रीज़ के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है जो रॉ मटेरियल का बेसिकली यूज़ करती हैं अपने प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए। तो जैसे हो गए यहाँ पर लेदर, बात करें जो लेदर इंडस्ट्रीज़ हैं, लेदर यूज़ करके मान लीजिए बैग्स बन रहे हैं, शूज़ बन रहे हैं, बेल्ट्स बन रहे हैं, है ना, रॉ मटेरियल होता है ना लेदर। तो यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। सेकेंड है ऑयल रिफाइनरी। ऑयल रिफाइनरीज जितनी भी होती हैं वो भी क्या करती हैं कि एक रॉ मटेरियल से एक फिनिश प्रोडक्ट को रेडी करती हैं। जैसे मान लीजिए अगर मस्टर्ड ऑयल है तो उसको रेडी करना है तो उन्हें मस्टर्ड चाहिए होगी, उसको क्रश करते हैं, देन वो रिफ़ाइन होता है, फिर जाके वो ऑयल रेडी होता है बच्चे। ठीक है, क्रूड ऑयल हो गया। इसी तरीके से जो भी ये इस टाइप की इंडस्ट्रीज़ होती हैं जिनका काम होता है रॉ मटेरियल को यूज़ करते हुए फिनिश प्रोडक्ट को रेडी करना, है ना, तो वो ये जो मेथड है उनके लिए बहुत ज़्यादा सुटेबल होगा। Where production process is of a longer duration and maintaining minimum stock is essential। देखिए यहाँ पर जो ये आपका ये जो इंडस्ट्रीज़ है, चाहे वो लेदर इंडस्ट्रीज़ हो, चाहे ऑयल रिफाइनरीज़ हो,
यहाँ पर जो भी प्रोसेस होता है ना, वो काफ़ी लॉन्ग टर्म के लिए होता है ना, काफ़ी लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होता है, तुरंत तो काम होता नहीं। यहाँ पे वो पहले मस्टर्ड को परचेज़ करते हैं, मस्टर्ड को क्रश किया जाता है, कई सारे प्रोसेस से होकर वो गुजरता है, फिर वो ऑयल बनकर रेडी होता है बच्चा। ठीक है, तो यहाँ पे ज़्यादा टाइम लगता है, इसीलिए यहाँ पर जो मिनिमम स्टॉक का एक लेवल है वो मेंटेन करके रखना एसेंशियल हो जाता है, इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो वहाँ पर ये बेस स्टॉक मेथड बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। समझ गए होंगे, यकीन करती हूँ इस वीडियो को। हीफो मेथड समझ में आएगा। हीफो मेथड कहाँ पर यूज़ होता है, जहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू प्रोडक्शन किया जाता है, वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा सुटेबल होगा। और बेस स्टॉक मेथड उन इंडस्ट्रीज़ के लिए ज़्यादा सुटेबल होगा जो कि लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए काम कर रही होती हैं, एंड स्पेसिफिक वो क्या करते हैं, रॉ मटेरियल को यूज़ करते हुए काम करते हैं। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चैनल पर हमारे नए विजिटर हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिलते रहे। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।